minimum quantity and maximum quantity है, that should be defined on your this thing, no? Item. तो उसमें item तो नहीं था? था ना ये पहले आप आइटम ही बना रहे हो ना आप? अच्छा, वो ये आइटम की शीट है जिसमें जो आइटम की नेक्स्ट शीट है वो। अच्छा, ओके। आइटम की शीट में आप फैक्ट्री वाइज वो स्टॉक डिफाइन करते हो। ओके ओके ओके, राइट, ठीक है। फिर अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स है, वो आइटम का पिक्चर है, कुछ है, तो आप यहाँ पे वो अपलोड कर सकते हो। उसके बाद है बिल ऑफ मटेरियल। हमारे यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल ना एन लेवल हायरार्की तक आप बना सकते हो। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि हम लोग को कोई WIP प्रोडक्ट्स भी अपन इन हाउस बनाते हैं, फिर उसका भी अलग बॉम होता है, फिनिश गुड्स का अलग बॉम होता है, तो अपन एन लेवल हायरार्की तक यहाँ पे बॉम बना सकते हैं। अभी ये मैंने डस्ट बैन का बॉम ओपन कर रही हूँ, ठीक है। उसमें क्या क्या जाता है, ये डस्ट पैन ब्लू, ये कलर वाइज उसका कलर कोडिंग जाता है, उसके बाद उसमें कुछ पैकिंग मटेरियल जाता है, ठीक है। इसके नीचे क्या होगा, ये कौन से प्रोसेस के फॉलो करते हैं, ये असेंबली प्रोसेस में जाएंगे, तो अपन नीचे एक असेंबली प्रोसेस करके डालते हैं। तो ये पर्टिकुलर आइटम सिर्फ असेंबली प्रोडक्शन होगा तभी ये आइटम दिखेगा उधर ड्रॉप डाउन में। अगर ये पिन करके जो डस्ट पैन है उसका भी फर्दर बिल ऑफ मटेरियल है, बिकॉज ये भी इन हाउस बनता है। अगर इसमें कोई और ऐसा मटेरियल होता, वो भी इन हाउस बनता, तो उसका भी नीचे ब्रेकअप होता, बिकॉज वो ऐसा ब्लू में हाईलाइट कर दिया अपन। ओके सर कुछ डाउट? हाँ, ये हो गया एंड लेवल हायरार्की। उसके बाद आता है अपन इधर बॉम्ब कैसे बनता है। ये बॉम्ब है, इसमें ये आइटम्स लगती है, फिर परसेंटेज वाइज भी आप दिखा सकते हो। सपोज मेरे को ये पर्टिकुलर आइटम PL फ्रॉस्टी पैन बनाने के लिए अगर कुछ मतलब 98% मुझे सपोज, हाँ यहाँ पे नीचे, हाँ यहाँ सपोज मैंने दिखा कि 98% RM लगता है, मतलब पाउडर लगता है, और 2% मुझे मास्टर बैच लगती है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कि वो कितना kg में होता है, अकॉर्डिंग टू द आइटम वेट वो कैलकुलेशन होता है। उसके बाद कॉस्टिंग क्वांटिटी इशू, हाँ आप यहाँ पे अल्टरनेट मटेरियल डाल सकते हो। ग्राइंडिंग कितना परसेंटेज डालना है आपको, ठीक है। और अल्टरनेट मटेरियल मतलब सपोज, एक मिनट, ये इसमें तो नहीं होगा, बट हाँ अगर मेरा ये RM ये रिलायंस नहीं है, PP नहीं है, तो मैं HDP या दूसरा कौन सा प्लास्टिक पाउडर यूज कर सकते हैं क्या, वो इसमें अल्टरनेट मटेरियल में नहीं डाल सकते। अगर प्राइमरी आइटम नहीं है कंजम्पशन के टाइम, तो वो अल्टरनेट मटेरियल कंज्यूम करता है, और ऑटोमेटिक सिस्टम आपको बता देगा कि ये मटेरियल अवेलेबल है, तो आप कंजम्पशन के। अलाउ मी टू इंटरप्ट विकास। इसमें क्या है कि आपके पास हो सकता है कि एक आइटम है जिसको बनाने के लिए 4 आइटम लगते हैं, उसमें से एक हम खरीदते हैं, 3 हम खुद बनाते हैं। फिर वो आइटम 3 में से भी हो सकता है कि वो आइटम के अंदर 2 आइटम लगती है, उसमें से एक हम खुद बना सकते हैं। तो करिश्मा ने आपको बोला हम N लेवल का बिल ऑफ मटेरियल बना सकते हैं। तो आप जो भी जिस आइटम का फर्दर बिल ऑफ मटेरियल वो ब्लू में आएगा, बाकी की जो बॉट आउट आइटम है वो व्हाइट में आएगी। आप ब्लू पे क्लिक करेंगे तो नीचे उसका बिल ऑफ मटेरियल खुलता जाएगा। दूसरी चीज जो है बताइए, ग्राइंडिंग परसेंटेज। तो हर पार्ट, हम हर ग्राइंडिंग का एक पार्ट नंबर डिफाइन करते हैं। अगर समझिए आपके पास PPNC 1010 की ग्राइंडिंग है ब्लू कलर की, तो उसको आपने एक पार्ट नंबर दे रखा है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि मैक्सिमम कितना ग्राइंडिंग परसेंटेज यूज हो सकता है। तो क्या होता है, जब आप मटेरियल रिक्विजिशन करते हो इस आइटम के लिए, तो कंप्यूटर पहले ग्राइंडिंग इशू करता है, फिर वर्जिन मटेरियल इशू करता है। इससे क्या होता है, आपका ग्राइंडिंग मटेरियल हमेशा कंज्यूम हो जाता है, पड़ा नहीं रहता। आप आपके फैक्ट्री मैनेजर के भरोसे रहोगे तो वो सिर्फ वर्जिन मटेरियल मांगेगा, वो कभी ग्राइंडिंग नहीं मांगेगा। तो ये सिस्टम में इंटेलिजेंस है। दूसरी चीज जो ऑल्टरनेटिव है भी, अगर PPNC 101 नहीं है तो अपने को अपने हल्दिया का PP वापर सकते हैं, अपन गेल का PP वापर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ रिलायंस का वापरना हो। तो वो सिस्टम
रिक्वेस्ट आप करेंगे इस आइटम का, लेकिन वो इश्यू करेगा अपने आप दूसरा आइटम का अगर इसका स्टॉक नहीं है। तो इससे क्या आपका स्टोर कीपर नया आदमी भी होगा ना, उसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर खुद उसको वो मटेरियल इशू करवा दे। ये आपका बेनिफिट है अगर आप बिल ऑफ मटेरियल बराबर से बनाते हैं। और जब कंजम्पशन करना होता है तो अगर शॉप फ्लोर पे ये ग्रेड सपोज मेन ग्रेड नहीं है तो अपने आप वो अल्टरनेटिव ग्रेड का स्टॉक है तो उसको कंज्यूम कर लेगा, तो आपकी इन्वेंट्री हमेशा बराबर रहेगी। तो आपको मल्टीपल मटेरियल के लिए मल्टीपल बॉम्ब नहीं बनाना पड़ता, ग्राइंडिंग के लिए अलग बॉम्ब नहीं बनाना पड़ता, एक बॉम्ब में आपका सारा काम हो जाता है। ओके, तो सपोज मेरे पास मैंने बॉम्ब के अंदर में ग्राइंडिंग मटेरियल परसेंटेज दे दिया, सपोज 10% ग्राइंडिंग मटेरियल डालना है एंड 90% वर्जिन है, बट फॉर सम रीजन आई डू नॉट हैव एनी ग्राइंडिंग मटेरियल विद मी, it will automatically go for 100% virgin. So grinding is treated as maximum percentage. There is no limit on the lower side can be 0. तो वो इंटेलिजेंट है कि बस 10 से ज्यादा नहीं देगा, नहीं तो प्रोडक्ट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, क्योंकि आप ग्राइंडिंग का हमेशा मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज डालते हैं। तो उसके व्हाट इज दिस कॉस्ट क्वांटिटी इशू क्वांटिटी? कॉस्टिंग के लिए क्या होता है कि वैसे आपको इशू क्वांटिटी भरना है। अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर आपको कस्टमर को कोई कॉस्टिंग देनी है आपकी खुद की कॉस्टिंग के लिए, आप चाहते हो कि भाई कॉस्टिंग के लिए मैं 2 ग्राम ज्यादा लूं, तो आप वो कॉस्ट क्वांटिटी डाल सकते हैं। तो क्या होगा, कॉस्टिंग के लिए वो क्वांटिटी लेगा, पर पूरा प्रोसेसिंग के लिए इशू क्वांटिटी ही लेगा। क्योंकि हम जो कॉस्टिंग करते हैं तो थोड़ा सेफ साइड पे करते हैं, 1 ग्राम प्लस लेकर करते हैं ताकि हमको हमारी कॉस्टिंग ठीक मिले। तो ये देखिए जो मास्टर है, ये मास्टर का डेफिनेशन बहुत जरूरी है कि आप उसको पर्सनली एक बार ठीक से कर देंगे तो कंपनी अपने आप बराबर से चलेगी, इशूइंग बराबर होगा, कंजम्पशन बराबर होगा। अच्छा, दूसरा जो करिश्मा ने बताया था, लास्ट में आप देखेंगे हर बॉम्ब के एंड में, ये सैंपल बॉम्ब है, ठीक नहीं है, करिश्मा नीचे जाओ तो स्क्रॉल करो तो इसमें लास्ट में प्रोसेस लिखा हुआ है, इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस। तो क्या होता है, जब आप इंजेक्शन मोल्डिंग की रिपोर्ट बनाएंगे तो वही आइटम आएंगी जो इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस से बनती है, ब्लो मोल्डिंग प्रोसेस की आइटम नहीं आएगी, असेंबली वाली आइटम नहीं आएगी। जब आप असेंबली की प्रोडक्शन कर रहे हो तो ये आइटम नहीं आएगी, बल्कि ये आइटम आएगी, क्योंकि ये असेंबली से बनता है। तो गलती होने का चांस भी मिनिमाइज हो जाता है डेटा एंट्री में। हेलो, नेक्स्ट आता है सर मटेरियल रिक्वेस्ट इशू। नहीं, आपका आइटम मास्टर हो गया, बिल ऑफ मटेरियल दोनों ही हो गया ना। हाँ, मेन तो यही था। अभी नहीं, सबसे पहले तो आप GRN करो, GRN की स्क्रीन दिखा दो। दिख रही है मेरी स्क्रीन? नहीं, GRN की स्क्रीन, वो सिंप्लीफाइड स्क्रीन दिखा दो ना। नहीं दिख रहा है, मतलब मैंने ऑन किया लेकिन शायद स्क्रीन नहीं, आपका बिल ऑफ मटेरियल वाला ही स्क्रीन दिख रहा है अभी तक। 1 मिनट है सर। हेलो आपको करिश्मा सर 1 मिनट ओपन किया है मैंने। 1 कैन मिनट यू प्लीज परमिट द रिकॉर्डिंग? लेजर भेजिए। तो ऑलरेडी आई हैव डन सर। यहाँ पे यू कैन सी पॉज और स्टॉप है। मेरे लेजर के हिसाब से क्लियर है, आप अपना लेजर एक फोन आया चेक करवा दो, मिला है उसको, मैं आपका नंबर से फोन करेगा, आप उससे बात कीजिए, ठीक है? सर दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, अब ये आपका GRN सिंप्लीफाइड स्क्रीन रहेगा, इसको एक्सपैंड कर ले तो करिश्मा। हाँ, जिसमें आप क्या इनवॉइस नंबर है, डेट है, और नीचे जाओ तो उसमें आप कौन सा आइटम आया है बस आप वो क्वांटिटी डाल लीजिए कि, और कौन से लोकेशन पे, कौन से स्टोर में आपने सेव किया। जैसे रॉ मटेरियल स्टोर, ये आइटम है, उसका ये कोड है, ये इतना यूनिट ऑफ मेजर है, इतनी क्वांटिटी हमको आज आ गई। अगर आप रेट वगैरह डालना कंपलसरी नहीं है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दीजिए, नहीं तो इस सिस्टम में डालने के लिए आपको कंपल्शन नहीं रहेगा। तो इससे क्या है, दिन के एंड में एक बार पूरे दिन में फैक्ट्री में क्या माल आया उसकी आप एंट्री करते हैं, तो आपको इन्वेंट्री मिलेगी।
अच्छा, हमारे सिस्टम में एक चीज याद रखना, हम जो कुछ करते हैं वो लोकेशन बेसिस पे भी करते हैं। यानी आपको ये बोलना पड़ता है कि ये माल मैंने कौन से लोकेशन में रखा। आज हो सकता है आपके पास एक स्टोर हो, लेकिन कल को आप एक्सपेंशन के लिए छत पे भी सपोज सामान रखना स्टोर करेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल ग्राउंड फ्लोर पे है कि फर्स्ट फ्लोर पे। तो इसीलिए ये हम लोकेशन पूछते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कि अरे ये क्यों लोकेशन पूछ रहा है, अननेसेसरी एक्स्ट्रा वर्क है, लेकिन जैसे ही काम ग्रो होता है ये लोकेशन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि नहीं तो आदमी समय मटेरियल कहाँ पड़ा है ये ढूंढने में निकाल देता है। तो ये आपकी सिंप्लीफाइड जीआरएन की स्क्रीन है जो मैं आपको इस प्रोजेक्ट में डाल के दूंगा। अब जीआरएन हो गया तो आपके पास फिर नेक्स्ट स्टेप है, आपको मटेरियल, आपका शॉप फ्लोर मटेरियल रिक्विजिशन करेगा और स्टोर वाला मटेरियल इशू करेगा। तो करिश्मा वो दिखा दो। ये है सब मटेरियल रिक्विजिशन। यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं कि कौन से प्रोडक्शन स्टोर को किसने रिक्वेस्ट किया, मतलब किसको इशू करना है। 2 डिपार्टमेंट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, फिर कौन से शिफ्ट के लिए है, कहाँ से इशू करना है, मतलब कौन से लोकेशन से चाहिए। 2 लोकेशन मतलब कौन से आप है ना यहाँ पे मशीन वाइज भी रिक्वेस्ट इशू कर सकते हो और इंडिविजुअल मशीन लोकेशन वाइज भी कर सकते हो। मतलब सपोज ये सब मेरी सेकंड फ्लोर पे मशीन्स है, तो मैं एक ही और एक लोकेशन बना के सेकंड फ्लोर करके उधर भी पूरा रिक्वेस्ट इशू कर सकता हूँ। अदरवाइज इंडिविजुअल मशीन जितनी भी मशीन है वहां पे रिक्वेस्ट इशू कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आता है बॉम और आइटम। बॉम मतलब क्या है सर, आपने सपोज बिल ऑफ मटेरियल का भी अवर नेम अभी मैं एक्सक्यूज मी करिश्मा, ये आपने मशीन कहाँ बनाई है? ये आइटम में बनाई है कि मशीन कैसे नहीं बनी नहीं है? नहीं सर, नहीं सर, ये मशीन मास्टर अपना अलग होता है। अच्छा, ये देखो वो पहले, हाँ, वो मशीन मास्टर से मास्टर नहीं हो गया। तो मशीन जब बनाए तो मशीन में अपने लोकेशन स्पेसिफाई कर दी होगी ना? हाँ, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, मशीन मास्टर भी बनाते हैं और स्टोर मास्टर में मशीन का लोकेशन भी बनाते हैं। तो वो फिर ये करते हैं अपन, ठीक ठीक। मशीन आती है, ये मशीन का नाम है, कैटेगरी है। तो मशीन का आउटपुट भी डिफाइन होता होगा ना यहाँ पे? हाँ, ये यहाँ पे मशीन मशीन आउटपुट हम लोग जो भी आइटम बनता है ना आउटपुट। वो यहाँ पे डालते हैं। तो मशीन आउटपुट तो इस पे डिपेंड करेगा प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ, प्रोडक्ट, एक मिनट में हम बता दूँ, इसमें होगा और 1-2 मशीन। तो इसमें जब मटेरियल रिक्विजिशन हो रहा है तो वो हाँ, तो एक पीओ के होगा। मशीन आउटपुट क्या बोल रहे हो सर? नहीं, पहले आप ये दिखा दीजिए फिर मैं वो पूछूंगा। ये मशीन के साथ अपन मोल्ड भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं। करेक्ट। ठीक है, और मोल्ड मास्टर में फिर आइटम्स डालते हैं अपन, बिकॉज क्या होता है एक मशीन पे मल्टीपल मोल्ड लगते हैं और वो मोल्ड के आइटम बदलता है ना अपन। ठीक है, लेकिन वो मोल्ड अगर कोई दूसरे मशीन में लग गया तो हो सकता है उसका आउटपुट कम हो, या हाँ, डिपेंड। वो डालते हैं ना सर, हम लोग यहाँ पे साइकिल टाइम डालते हैं। साइकिल टाइम डालते हैं। ये अपने मशीन मास्टर के अंदर मोल्ड का स्पेसिफिकेशन डाल दिया, मोल्ड को उसमें अटैच कर दिया, एंड देन यू पुट द साइकिल टाइम सो दैट आउटपुट इज 1-to-1 मैप्ड विद द हाँ, मशीन। उसके बाद अपन एंड आप मोल्ड मास्टर भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये अपना मोल्ड मास्टर है। यहाँ पे हम लोग आइटम्स मैप करते हैं और कौन सी कितनी कैविटी पे चलता है वो भी यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो सपोज कोई मोल्ड अपना 4 कैविटी का है लेकिन उसकी 3 ही कैविटी पे ये आइटम निकलता है,
तो उसके बेसिस प्रोडक्शन का इसमें कैलकुलेशंस होते हैं पूरे। तो मोल्ड मास्टर में भी मोल्ड मशीन है और मशीन मास्टर में भी मोल्ड मशीन है। हाँ, मतलब वन एंड द सेम थिंग है, आपको दोनों में से एक जगह करना है। ये आप तो करेक्ट एक करेक्ट। आप तो एक कर सकते हो कि ये मोल्ड कितने मशीन पे लगता है, या फिर आप ये कर सकते हो एक मशीन पे कितने मोल्ड लगते हैं। तो ये मोल्ड मास्टर में बेसिकली मैं मोल्ड को डिफाइन कर दिया और मोल्ड का जो ये है साइकिल टाइम ये सब हाँ मैप कर दिया। डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मशीन जो मैपिंग होगी उसमें आप डिफाइन कर दोगे। बेसिकली मोल्ड मास्टर में सिर्फ नाम उसका वो रहेगा, कैविटी रहेगा। हाँ हाँ ओके, कितना कैविटी ऑपरेशन है, ठीक है। अभी आप उस पे आ जाइए। आप मोड फिर रनर का वेट भी स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो रनर वेट है, रनर हाँ हाँ रनर निकलता है ये मोड से, तो वो आप रनर वेट भी यहाँ पे डाल सकते हो। ये भी डिफाइन कर सकते हो कि ये मोड मेरे कितने टनेज के मशीन पे चलता है। अगर कितनी है, वर्किंग कैविटीज कितनी है मेरी मोल्ड की, या आगे ये हम लोग इतना सब क्यों डालने के लिए बोलते हैं, बिकॉज वो आगे मोल्ड मेंटेनेंस में काम आता है, ब्रेकडाउन एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। और हम लोग ये सेम लोकेशन का मैपिंग स्टोर मास्टर में करते हैं। जैसे हम लोग की मशीन मास्टर होगा वैसे हम लोग का स्टोर मास्टर होगा। ये देखो ये सारी मशीन्स है, इसके अगेंस्ट ईच एंड एवरी मशीन मैप होती है, मतलब ये मशीन का लोकेशन ये है। अंडरस्टूड सर? ठीक है सर। वॉइस क्रैक हो रही है अभी। हेलो, हाँ अभी आ रही है सर आवाज? हाँ हल्का क्रैक हो रहा है, ठीक है। हल्का हो रहा है क्या? मैंने कुछ बोलिए बोलिए। ओके। आगे सर अपना मटेरियल रिक्विजिशन प्रोडक्शन, इधर क्या है सर, कौन से डिपार्टमेंट के लिए रिक्विजिशन है, कौन से शिफ्ट में, कौन से स्टोर से रिक्वेस्ट करना है और कौन से लोकेशन पे, ठीक है। और यहाँ पे आता है बॉम और आइटम। ये बॉम मतलब क्या होता है, अपन सिर्फ बिल ऑफ मटेरियल में जो मेन आइटम है, अभी सपोज यहाँ पे मैंने डाला, मैंने गो किया, इसमें से मैं सपोज ये आइटम सेलेक्ट कर दी, ये क्या किया मैंने, जिस भी ये क्या करेगा, जिस भी आइटम में डस्ट ये वर्ड होगा वो गो पे मैंने वो पूरे आइटम्स यहाँ पे ला छोड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने ये डस्ट पेन ग्रे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे 500 डाला, ठीक है, सिलेक्ट आइटम किया, मतलब क्या वो आइटम्स का मुझे रिक्विजिशन करना है। तो उसने क्या किया, वो सिलेक्ट बटन पे वो उसका पूरा बिल ऑफ मटेरियल ब्रेकअप करके लाया। ये क्या उसका मेन मटेरियल है, ये ब्लू लाइन इंडिकेट करता है कि उसका अल्टरनेटिव्स, अगर ये पीपी नहीं है तो एलएलडीपी लाओ, या फिर ये पीपीआरसीपी, उसका ग्राइंडिंग का आइटम ये आ गया। फिर मास्टर बैच और मास्टर बैच का अल्टरनेट, वो आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वांटिटी भी कैलकुलेशन करके आ जाएगी। आपको सिलेक्ट करना है और सेव करना है। करिश्मा एक मिनट, हाँ आपको जो बिल ऑफ मटेरियल आपने बनाया था उसमें मैंने कहा था कि आप ऑल्टरनेट मटेरियल और ग्राइंडिंग डाल दीजिए। अब आपने रिक्विजिशन किया तो आपको प्रैक्टिस क्या रखनी चाहिए कि आपका मैनेजर ये नहीं बोले कि मुझे 100 टन पीपी दो, वो ये बोले कि मुझे 10,000 पीस इस आइटम का बनाना है। तो कंप्यूटर अपने आप कैलकुलेट करेगा कि इसके लिए ये मेन मटेरियल है, मेन मटेरियल नहीं है तो ये ऑल्टरनेट मटेरियल है और ये ग्राइंडिंग लगती है। तो कंप्यूटर अपने आप डिसाइड करेगा। इससे क्या होगा, ना तो इशू स्लिप बनाने वाले को टाइम लगेगा और स्टोर कीपर नया भी होगा तो भी वो माल इशू कर सकेगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। तो बिल ऑफ मटेरियल जो है वो आपकी पूरी सिस्टम को कंट्रोल करेगा। मटेरियल भी ना स्टोर से ज्यादा इशू होगा ताकि आपके शॉप फ्लोर पे पड़ा रहे कि वेस्ट ना हो, तो वो भी आपका मटेरियल पे कंट्रोल आ जाएगा। इसमें अपन ने पीओ इंटीग्रेट नहीं किया क्या? नहीं, आपने पीओ मॉड्यूल लिया नहीं है अभी। इस फेज में अपन पीओ को नहीं ले रहे। एटलीस्ट वी कैन एंटर द पीओ नंबर के भी वो बाद में अपन वो कर सकते हैं रिकंसाइल,
आउटसाइड द सिस्टम, बट इसमें नंबर भी नहीं आ सकता क्या? आप चाहो तो सिंप्लीफाइड जीआरएन में पीओ मींस आपका परचेज ऑर्डर नंबर जो उस पार्टी के ऊपर, हाँ, आपको उससे क्या होगा, पीओ से क्या होगा, आपको जीआरएन नंबर चाहिए रिकंसाइल करने के लिए, पीओ नंबर नहीं चाहिए। अच्छा, जीआरएन से अपन पीओ मैप हो जाएगा ना? हाँ वो सेल्स ऑर्डर हुआ, परचेज ऑर्डर नहीं हुआ, वो सेल्स ऑर्डर हुआ, पीओ अपने देंगे किसी हाँ, नहीं अपन, हाँ, जो पार्टी का जो पीओ आता है उसके बाद को, दैट सेल्स ऑर्डर प्रोसेस। वो सेल्स ऑर्डर है, वो सेल्स ऑर्डर है। ओके। आइटम मतलब सर आप इंडिविजुअल आइटम रिक्वेस्ट इशू कर सकते हो, इतना ही डिफरेंस है बॉम और आइटम में। हम लोग एनकरेज नहीं करते कि आप आइटम का फंक्शनैलिटी यूज करो, क्योंकि आपने मेहनत की है बिल ऑफ मटेरियल की, तो मटेरियल उतना ही इशू होना चाहिए जो बिल ऑफ मटेरियल के हिसाब से रिक्वायर्ड हो। नहीं तो क्या होता है, हमेशा एक्सेस मटेरियल शॉप फ्लोर पे मंगाया जाता है और फिर वो माल शॉप फ्लोर पे पड़े, या तो तेल लग के खराब हो जाता है या गोनी फट जाती है, तो थोड़ा बहुत माल स्पिल ओवर होने के कारण वेस्ट हो जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप बिल ऑफ मटेरियल वाला सिस्टम वापरो। आइटम वाला तो बहुत सिंपल है, आपने जो आइटम बोला उसका रिक्वेजिशन बन जाएगा। नेक्स्ट है सर मटेरियल इशू, इसमें आ गए ये पेंडिंग एमआर पे क्लिक करने के बाद अगर मुझे राइट्स है कि मैं आरएम फ्रॉम स्टोर, मतलब हम लोग के सिस्टम में ना स्टोर के राइट्स भी अपन यूजर वाइज डिफाइन करते हैं, वहां पे कैसा होता है, अगर हम लोग फ्रॉम और टू स्टोर बताते हैं, अगर मुझे फ्रॉम आरएम स्टोर के राइट्स है तो ही मुझे ये मटेरियल रिक्वेस्ट दिखेंगे, अदरवाइज नहीं दिखेंगे। ठीक है, अगर मैंने ये रिक्वेजिशन ओपन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, फिर इसके बाद मटेरियल, अभी यहाँ पे स्टॉक की कौन सा है, ये मटेरियल इशू में क्या होगा, जो पेंडिंग एमआर पे क्लिक करोगे तो वो एमआर डिस्प्ले होगा, उसके बाद वो मटेरियल रिक्वेजिशन सिलेक्ट करने के बाद उसमें जो आइटम्स है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, कौन सी आइटम रिक्वायर्ड है। उसके बाद ये आपको जीआरएन पे क्लिक करोगे तो वो मटेरियल इशू करना है आपको, मतलब वो बैच डॉक्यूमेंट्स आते हैं कि आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स के अगेंस्ट माल पड़ा हुआ है। आप यहाँ पे पार्शियल इशू भी कर सकते हो, सपोज मैंने 500 इशू कर लिया, ठीक है, ये जीआरएन मास्टर प्लान ये भी है अपने पास, तो ये मैंने सिर्फ यहाँ से 14 kg इशू कर लिया। अभी कितना था यहाँ पे 49,000 था, ओके, मैंने सेव कर लिया मटेरियल इशू। ऐड किया पेंडिंग एमआर, ये बाद में बताता है कि मेरा 500 इसमें से माइनस हो गया जो मैंने ऑलरेडी इशू कर दिया, ये 48,500 बताएगा रिक्वायर्ड क्वांटिटी, और ये 1000 में से 14 गया 986। यानी आप तीन इंस्टॉलमेंट में भी एक इशू स्लिप के अगेंस्ट इशू कर सकते हैं, हिसाब वो कंप्यूटर ट्रैक रखेगा। और दूसरी चीज, जब करिश्मा ने जीआरएन पे क्लिक किया था तब आपने देखा होगा कि वो फीफो बेसिस पे आपको स्टॉक दिखाता है। आपको कल को आईएसओ सर्टिफिकेशन लेना होगा तो आपको सर्टिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, रिक्वायरमेंट है ये कि आप स्टोर से जो भी माल इशू करते हो फीफो बेसिस पे करते हो। करिश्मा वापस क्लिक करना तो जीआरएन पे, तो देखिए आपके पास 2 लॉट का माल आया था, तो इसने आपको डेट वाइज दिखा दिया वो माल, पहले 2869 वाले जीआरएन का माल है और फिर 2871 का। तो आपका यूजर भी ये नहीं बोल सकता कि साहब मेरे को पता नहीं था कि कौन सा पुराना है कौन सा नया। ये आपको सर्टिफिकेशंस के लिए, स्पेशली ऑटोमोटिव वगैरह में, आपको ये बहुत जरूरी लगेगा, आपको फीफो प्रूफ करने के लिए कि हमारा सिस्टम फीफो कंप्लायंट है, ये आपको हेल्पफुल रहेगा। तो इससे क्या होता है, जब आपका शॉप फ्लोर पे कोई माल खराब मिलता है तो आप ये भी ट्रेस कर सकते हो कि ये कौन से जीआरएन का माल था, तो ये कौन से सप्लायर का माल था, तो आप उसको वापस रिटर्न कर सकते हो। पूरी ट्रेसेबिलिटी रहेगी आपको सिस्टम। डिपेंडिंग अपॉन आपकी फैक्ट्री में कौन से प्रोसेस होते हैं। इनको इंजेक्शन मोल्डिंग दिखाओ, ओनली इंजेक्शन मोल्डिंग ना सर? हाँ, इंजेक्शन मोल्डिंग, ठीक है।
विकास आपने मुझे इंजेक्शन मोल्डिंग ही कहा था ना इस वक्त प्रोसेसिंग में, तो कि ब्लो मोल्डिंग भी है? इंजेक्शन में ब्लो करते हैं, पेट नहीं करते हैं। अच्छा, ब्लो भी है, हाँ ठीक है, तो ब्लो का भी स्क्रीन है मेरे पास। सर अपन इंजेक्शन मोल्डिंग में कौन से स्टोर पे प्रोडक्शन हो रहा है? कोई बात नहीं, वो तुम करो कोई भी। हाँ क्या हो सर? हाँ नहीं, गो अहेड। ठीक है, कौन से डेट का प्रोडक्शन है? एक मेरा क्वेरी था, अपना जो जीआरएन बनता है, वो जीआरएन अपना कौन से स्टेज पे बना रहे हैं आप जीआरएन? देखिए आपके केस में जीआरएन जब आपका मटेरियल आया सेम डे बनेगा, क्योंकि आप परचेज ऑर्डर वाला मॉड्यूल नहीं ले रहे। परचेज ऑर्डर वाला मॉड्यूल होता है तो क्या होता है, जीआरएन तभी बनने देता है जब माल आया है और उसका परचेज ऑर्डर भी है और उतनी क्वांटिटी है, तो वो बनने देता है, नहीं तो नहीं बनने देता है। अब आपका ओपन एंडेड सिस्टम है इस वक्त, तो इस वक्त वो स्ट्रेट जीआरएन बना, वो लूप क्लोज नहीं हो रहा है, पर जीआरएन आपको सेम डे बनाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आप माल इश्यू नहीं कर पाएंगे, और इश्यू नहीं कर पाएंगे तो आप प्रोडक्शन की एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो आते से ही आपको जीआरएन बना लेना चाहिए। ठीक है सर, यहाँ पे मशीन सिलेक्ट करनी है। ये देखिए मशीन मास्टर है, तो आपकी मशीनों की लिस्ट आ जाएगी, और इसमें इंजेक्शन मोल्डिंग कर रहे हैं तो सिर्फ इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की लिस्ट आएगी, और जब आप ब्लो मोल्डिंग करेंगे तो सिर्फ ब्लो मोल्डिंग मशीन की लिस्ट आएगी। ये स्टॉक फ्रॉम लोकेशन मतलब जहाँ पे हम लोग ने इश्यू किया ना वो लोकेशन डालते पर कोई क्या होता है कि हम लोग ये मास्टर में भी आप मैप कर सकते हो, अगर मैंने ये मशीन सिलेक्ट किया तो मेरा कंजम्पशन लोकेशन क्या होना चाहिए, प्रोडक्शन लोकेशन क्या होना चाहिए। फ्रॉम लोकेशन मतलब कहाँ से आप कंज्यूम करोगे, और टू लोकेशन मतलब जो अपना माल बना हुआ है वो कहाँ पे स्टोर होगा। आपकी प्रैक्टिस क्या है, आप मटेरियल पूरे शॉप फ्लोर को इश्यू करते हो कि मशीन वाइज इश्यू करते हो? हम शॉप फ्लोर को इश्यू कर रहे हैं। ओके, अपने सिस्टम में दोनों फैसिलिटी है, आप चाहे पूरे शॉप फ्लोर को इश्यू कर सकते हो या आप मशीन वाइज कर सकते हो। मशीन वाइज में ये होगा कि भाई एक के बदले फिर 7 इश्यू स्लिप बनेगी, क्योंकि हर मशीन वाइज बनेगी। लेकिन उसका एडवांटेज ये रहेगा कि आपको मशीन वाइज उस ऑपरेटर, वो ऑपरेटर रिस्पॉन्सिबल बन जाएगा कि ये माल कहाँ गया। जब शॉप फ्लोर पे है तो आदमी एक दूसरे पे ब्लेम डाल सकता है। हाँ, अभी क्या है एक्चुअली, वो जो प्रोडक्शन मैनेजर है ना, वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, वो उसकी हाँ। तो खैर सिस्टम फ्लेक्सिबल है, आपके ऊपर है आप किस तरह से करना चाहते हैं, मेरी तरफ से कोई रोक। हाँ, तो क्या होता है, लोग स्टार्टिंग में शॉप फ्लोर वाइज करते हैं और फिर उनको लगता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है सिस्टम में और लगता है कि भाई लोगों का हाथ बैठ गया है, एंट्री करने में अब ज्यादा समय नहीं लगता, तो लोग मशीन वाइज भी करने लगते हैं। तो उससे क्या होता है, बिल्कुल एक पर्टिकुलर आदमी रिस्पॉन्सिबल बन जाता है उस माल के। करेक्ट। हाँ, अभी सर मैंने मशीन सेलेक्ट किया, फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन डाल दिया, शिफ्ट का टाइमिंग अपने आप आ गया यहाँ पे डे शिफ्ट सिलेक्ट करने पे। ठीक है, अगर मैंने और कौन से भी 3 लेटर्स में टाइप करूंगी ना तो वो आइटम्स आ जाती है। मैं आइटम कोड के साथ भी सर्च कर सकती हूँ, आइटम नेम के साथ भी सर्च कर सकती हूँ। ठीक है, ये मैंने आइटम सेलेक्ट किया, उसके बाद इसका जो मोल्ड आ गया अपने आप आएगा, जो हम लोग ने मैपिंग किया ना मोल्ड मास्टर में मोल्ड आइटम्स का, ऑफ दैट मोल्ड आ गया, स्टैंडर्ड कैविटी आ गया, स्टैंडर्ड साइकिल टाइम आएगा, स्टैंडर्ड वेट आएगा। तो आप फील करना है रनिंग कैविटी कितनी, उसकी रनिंग साइकिल टाइम क्या है और एक्चुअल वेट क्या है। एक्चुअल वेट का डिफरेंस क्या है सर, जब आप एक्चुअल वेट कम ज्यादा करते हो उसके हिसाब से कंजम्पशन वैरी होता है। ठीक है, तो डेविएशन होता है, तो डेविएशन क्या डाल सकते हैं, तो डेविएशन तो छोड़ रहा है। हाँ, डाल सकते हो। इसमें भी हमने ये फैसिलिटी दे रखी है कि डिविएशन आपने डाल दिया तो आपको एक डिविएशन की रिपोर्ट मिल जाएगी कि हम माल हल्का बना रहे हैं कि भारी बना रहे हैं। क्योंकि भारी बना रहे हैं तो नुकसान कर रहे हैं, और हल्का बना रहे हैं तो क्वालिटी का रिस्क हो सकता है कि पतला बन गया माल तो टूटने का डर रहेगा। तो ये आपको मॉनिटरिंग करेगा। दूसरा, आप कभी भी गलत मोल्ड नहीं सेलेक्ट कर सकते क्योंकि आपने मैपिंग की है, तो जो आइटम सेलेक्ट किया वही मोल्ड आएगा। तो आपको मोल्ड की हिस्ट्री भी बराबर मिलेगी। तो हमारे सिस्टम में एक रिपोर्ट निकलती है, मोल्ड रनिंग हिस्ट्री।
आपको मेंटेनेंस करना होता है हर कितने शॉट के बाद। तो आपको मोल्ड की पूरी हिस्ट्री मिलेगी कि इस तारीख से इस तारीख तक ये मोल्ड ने इतने शॉट्स कंप्लीट, इतने आइटम्स प्रोड्यूस किए, तो आप उसका फिर मेंटेनेंस प्लान कर सकते हो। दूसरी चीज ये है, इसमें वही आइटम आएंगी जिसके बिल ऑफ मटेरियल में ये लिखा है कि ये इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस से बनता है, तो यानी इसमें ब्लो मोल्डिंग वाली आइटम नहीं आई, तो यूजर मिस्टेक कम करेगा। ये सब चीजें इसलिए बनाई गई है मैपिंग, ताकि यूजर गलती ना कर सके। तो क्या होता है, आप अगर नॉर्मल केस में अगर किसी प्रोजेक्ट में किसी को बोलोगे यूजर को कि भाई तू रिपोर्ट बना, तो वो यूजर आपके पास आएगा, सर इसमें मोल्ड कौन सा लगेगा, इसमें वो भी ऑटोमेटिक है। यानी गलतियां करने का अच्छा, साइकिल टाइम आपने मशीन चूज कर लिया, मोल्ड चूज कर लिया, आपको स्टैंडर्ड साइकिल टाइम आ गया, उसको वो चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो एज ओनर यू हैव डिफाइंड। अब जो एक्चुअल रनिंग साइकिल टाइम होगा उसके बेसिस पे मैं आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करके दूंगा। और जो रिपोर्ट बनेगी वो एक्चुअल के हिसाब से बनेगी। हाँ, रिपोर्ट क्या बनेगी कि रिपोर्ट जो एफिशिएंसी की वो आपको एक्चुअल के हिसाब से बनेगी, स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल। फिर यहाँ पे आप डाउन टाइम मेंशन कर सकते हो, डाउन टाइम मेंशन कर सकते हो, मतलब कोई मोल्ड चेंज करने की वजह से डाउन टाइम था, क्या था वो आप विद रीजंस लिखना है आपको। विदाउट रीजन आपको सेव नहीं करने देगा सिस्टम। मतलब मेरा ऑक्सिलरी प्रॉब्लम था, इसके लिए 30 मिनट्स बंद था, फिर 20 मिनट्स हीटर खराब हो गया, पावर गया, तो वो आपको ये भी तो जानना है ना कि भाई कितनी देर मशीन भी बंद रही। तो ये तो मुझे एंड ऑफ डे, एंड ऑफ शिफ्ट में करना होगा ना ये चीज। एंड ऑफ शिफ्ट। हाँ। तो इससे क्या होता है, मैं आपको पूरे महीने की मशीन वाइज उसकी शटडाउन रिपोर्ट भी देता हूँ, तो आपको ये मालूम पड़ता है कि आपकी प्लांट पे आपकी मशीनों का रनिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है। आपको अभी तो आपके दिमाग में है सब कुछ, अंदाजन है, लेकिन अब आपको एक्यूरेट मिलेगा कि मेरा 7 मशीनें हैं लेकिन मैं 60% पे चला रहा हूँ, तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि मैं 6 मशीन ही क्यों ना चलाऊं और एफिशिएंसी बढ़ा दूं, मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। सो these are the things you can analyze with these kind of production reports. ठीक है, ओपनिंग, काउंटर, क्लोजिंग। बैच नंबर और ये रिपोर्ट नंबर ये नहीं डाल सकते हम लोग क्या? बैच नंबर आप डाल सकते हो, अगर चाहिए तो डाल सकते हैं, नहीं तो जो रिपोर्ट नंबर है वही बैच नंबर बन जाता है। अब क्या मोस्टली लोग बैच नंबर प्रोडक्शन का नहीं डालते, तो वो रिपोर्ट हर शिफ्ट का एक बैच नंबर बनता है। करेक्ट। मोल्ड चेंज होगा तो भी बैच नंबर चेंज होता है। नहीं तो बैच नंबर बदल जाएगा, तो बैच नंबर बदल जाएगा। ऑटोमेटिक आप एक क्या होगा, आपको ये रिपोर्ट क्लोज करनी पड़ेगी और नई रिपोर्ट बनाओगे तो उसका बैच नंबर चेंज हो जाएगा। हाँ। आप अगर सिर्फ 8 से कुछ 12 बजे तक शिफ्ट चली और 12 के बाद दूसरा प्रोडक्ट हुआ, तो आप दूसरा प्रोडक्ट रिपोर्ट बनाओगे, इसी में नहीं बनाओगे। तो उससे क्या होगा, सिस्टम में बैच नंबर मिलेगी 2 अलग अलग प्रोडक्ट के लिए। और सिस्टम इंटेलिजेंट है, वो आपको एक दिन में कोई भी मशीन का उस शिफ्ट का 12 घंटे से ज्यादा का प्रोडक्शन एंटर करने नहीं देगा। आपने सपोज एक आइटम 8 से 12 चलाया, दूसरा आप 11 से 8 नहीं दिखा सकते, 12 से 8 दिखा सकते हो या 2 से 8 दिखा सकते हो, पर टोटल जैसे ही 12 घंटे से ज्यादा जाएगा वो आपको एंट्री नहीं करने देगा। यानी क्योंकि हमने सिस्टम, क्योंकि 12 घंटे की शिफ्ट होती है तो 12 घंटे से ज्यादा का प्रोडक्शन एक मशीन पे हो ही नहीं सकता। तो ऐसे इस तरह के कई क्रॉस चेक सिस्टम में बने हुए हैं जो कि नॉर्मल एक्सेल वगैरह में आप करते हो या दूसरे पैकेजेस में करते हो तो वो मिस आउट हो जाते हैं, तो वो सब मिलते हैं। उसके बाद प्लान क्वांटिटी कितनी थी अपनी, तो इसमें से अच्छा माल कितना निकला वो डालते अपन। रिजेक्शन कितना हुआ, उसकी विद रीजन। रिजेक्शन क्वांटिटी भी आपको विद रीजन के साथ डालनी है, विदाउट रीजन आप नहीं डाल सकते हो, और मल्टीपल रिजेक्शन रीजंस भी हो सकते हैं। ओके, आपने सब डाल दिया, सेव करना। तो ये प्रोडक्शन मैनेजर बनाएगा या क्वालिटी इंजीनियर बनाएगा ये रिपोर्ट? ये जो कोई प्रोडक्शन करता है वो बनाएंगे ना। तो रिजेक्शन रीजन वही लिखेगा, क्वालिटी वाला
प्रोडक्शन मैनेजर लिखिए, बट क्वालिटी इंजीनियर गिव द स्टैंडर्ड एक्चुअल वेट एंड ये साइकिल हाँ। टाइम। नहीं, पहले करिश्मा क्यूए कराओगी क्या? क्या सर? क्यूए पहले कराओ ना, इसके बाद। तो मैंने ऑलरेडी इधर ही कंफर्म कर दिया था। अच्छा, कंफर्म कर दिया। अच्छा, वैसे आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पर क्यूए की भी फील्ड है, तो प्रोडक्शन के बाद एक्चुअली क्यूए वाला आएगा, और क्यूए वाला जो है वो क्वांटिटी चेंज कर सकता है। यानी क्यूए वाला बोल सकता है कि ये जो 100 पीस है मैंने उसके फ्लैश निकाल दिया, वो पूरे 1000 पीस एक्सेप्टेड है, 0 रिजेक्टेड है। या क्यूए वाला आके बाकी के 900 पीस भी रिजेक्ट कर सकता है, उसके हाथ में सब कुछ क्यूए वाला कर सकता है। तो प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन की एंट्री करेगा, क्यूए वाला उसको फाइनल अप्रूवल देगा। ओके, सो फर्स्ट द प्रोडक्शन वाला अपनी एंट्री करेगा, फिर क्यूए ये बिकॉज ये क्लाउड पे है, so once the production wala confirms, then the QA can check it and then reject करना है, hold जो भी करना है वो कर सकता है, confirm करना है। QA can change quantities whichever way he wants, he has the right to change the quantity. So will this be a flow based process that आपका plant manager ने data entry किया, उसके बाद में it has to go to the QA to finally close it if he wants to change it or if he wants to just accept it? See, now we are offering two options. For very small factory, when one person is taking both the decisions, the QA and production process can happen at one time. Okay. But if you have two different people, then my suggestion is that production person enters only the production column and QA person enters only the QA column. And QA person can do the QA entry only after the production report is made, because production report the production wala hi banayega. Correct. Or since it is on a cloud, कभी भी ये इसका काम हो गया, उसके बाद क्यूए वाला आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, जब चाहिए तब वो कर सकता है। वो अपने डेस्क से करेगा, उसे कहीं जाकर पूछने की जरूरत नहीं। हाँ, ठीक है। तो अभी जो एक शिफ्ट का प्रोडक्शन हो गया और हमने उसका रिजेक्शन निकाल लिया और उसका हमने प्रोडक्शन निकाल लिया, ओके क्वांटिटी कितनी वो निकाल ली। अब आपको उसका कंजम्पशन भी करना है, आपका काम पूरा नहीं हुआ। कंजम्पशन, क्योंकि आपको कंजम्पशन के चेक करना है, गो करना है। उसके बाद है ना, आपको वेस्टेज कुछ प्रोड्यूस हुआ तो वेस्टेज डालना है, कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ है। 3 टाइप की वेस्टेज आप डाल सकते हो, लम्स हुआ, कुछ ग्रे और कुछ वेस्टेज हो तो आप डाल सकते हो उसमें। तो ये रिजेक्शन आ जाएगा ना, रिजेक्टेड जितना क्वांटिटी है उससे तो अपने आप। एक मिनट, नहीं, फर्क है, एक मिनट। रिजेक्शन में तो आपके पीसेस कितने रिजेक्ट हुए, ठीक है। अब उसके अलावा हो सकता है सेटिंग के टाइम पे कुछ लंप निकला हो सकता है कुछ लीकेज हुआ हो, तो वो वेस्टेज का भी क्वांटिटी आप करेंगे, क्योंकि वो भी इन्वेंट्री में जाना चाहिए, वेस्टेज की इन्वेंट्री, राइट। तो हम लोग हर प्रोडक्शन शिफ्ट में वेस्टेज लेते हैं और फिर उस वेस्टेज में एक ग्राइंडिंग कन्वर्जन का प्रोसेस है। जो वेस्टेज ग्राइंडिंग में वापस कन्वर्ट हो सकता है वो ग्राइंडिंग में चले जाता है, और जो वेस्टेज नहीं होता है वो वेस्टेज के फॉर्म में इन्वेंट्री में रहता है और आप बिल बना के उसको बेच सकते हो। तो आपको आपकी फैक्ट्री में पूरा वेस्टेज की भी इन्वेंट्री कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि आप भाई वेस्टेज भी तो 50 रुपया किलो, 40 रुपया किलो में बिकता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसका भी तो वैल्यू है, तो वेस्टेज भी हमें कैप्चर करना जरूरी है। तो दाने की बैग भी बिकती है, दाने की जो बैग होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वेस्टेज भी बिकेगा, और वेस्टेज या तो बिकेगा या वेस्टेज ग्राइंडिंग में कन्वर्ट होगा, दोनों चीजें हों। सॉरी करिश्मा, गो अहेड। ठीक है, उसके बाद अपना आते हैं कि ये जो बॉम्ब ब्रेकअप होके इधर आ जाएगा कि ये मटेरियल बनाने के लिए कौन से 2 आइटम्स लगते हैं। ये अपने आप आया बिल ऑफ मटेरियल से। तो ये कैलकुलेशन थ्योरेटिकल कंजम्पशन है, उसके अपन लॉ करते हैं कि थ्योरेटिकल कंजम्पशन जितना आया है उससे पर्टिकुलर एक परसेंटेज डिफाइन करके कर सकते हैं, +- या +- 5% ही यूजर यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो थ्योरेटिकल कंजम्पशन आए वही फाइनल कंजम्पशन हो सकता है। इसमें थ्योरेटिकल तो दिख रहा है, फाइनल कंजम्पशन कहाँ पे है? देखो अभी बता रही हूँ ना, ये थ्योरेटिकल कंजम्पशन है, फिर ये नीचे आया ना 2 रोज आई है यहाँ पे, ये क्या बता रहा है, लोकेशन पे, ये RM लोकेशन पे मेरा इतना
पीपी पड़ा है और इतना मास्टर बैच पड़ा हुआ है, ये बैच, ये डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट, तो क्या करना है आपको? ऑटो कंजम्पशन करना है। कंजम्पशन ओके करोगे तो जितना ये थ्योरेटिकल कंजम्पशन हुआ उतना ये देखो ये कंज्यूम क्वांटिटी चेंज हुई। अगर करना है तो आपको यहाँ पे एडिट बटन है, यहाँ पे प्लस माइनस आप 5% या 10% कर सकते हो। इसमें एक रीजन है लॉग डालने का। कल को सपोज माल बनाते बनाते किसी ने माल बहुत खराब कर दिया, तो क्या होगा? नॉर्मल केस में वो अपना कंजम्पशन ज्यादा दिखाकर सेव कर लेगा, लेकिन हमने ये दिया हुआ है कंट्रोल की 2%, जो भी आप डिफाइन करेंगे, जो आप रीजनेबल समझते हैं, 2 से 5% के बीच में आप वैल्यू डाल दीजिए। उतना अगर वो माइनस या प्लस कर रहा है तो एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा तो वो कहाँ डाला है मैंने? 2 से 5% कहाँ डाला है? तो वो मास्टर में एक बार बैकएंड से डिफाइन करना आपसे डलवाएंगे, मास्टर में, प्रोडक्ट के मास्टर में। हाँ, हम आपसे डलवाएंगे वो। प्रोडक्ट के मास्टर में नहीं सर, ओवरऑल एक हम लोग बैकएंड से हम लोग डालते हैं सर, एक ही बार वो डिफाइन कर सकते कि प्लस माइनस कितना परसेंटेज होगा। ओके, तो वो सब सपोज 2% है और हाँ। थ्योरी में जितना परसेंट आया है और एक्चुअल में सपोज मेरा यहाँ पे स्टैंडर्ड वेट बढ़ गया या कुछ भी बढ़ गया, तो उससे अगर ज्यादा हो जाएगा तो ऑटो कंजम्पशन में वो ये जो थ्योरेटिकल कंजम्पशन है ना, वो आपका ये पूरा कैलकुलेशन करके ही आएगा। मतलब आपका एक्चुअल वेट इंक्रीज हुआ तो आपका थ्योरेटिकल कंजम्पशन भी इंक्रीज ही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थ्योरेटिकल कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन योर अपना जो भी एक्चुअल रनिंग है उस पे डिपेंड आपने करता जो है। डेटा डाला है कैवी, ये साइकिल टाइम, एक्चुअल वेट, ऑटो कंजम्पशन क्या हुआ? हाँ ऑटो कंजम्पशन क्या हुआ? फिर ऑटो कंजम्पशन क्या पर हुआ? ऑटो कंजम्पशन मतलब कौन से डॉक्यूमेंट्स के उसने अगेंस्ट आपने कंज्यूम कर लिया। मतलब क्या होगा, ये जो आपने नीचे जो 2 रोज देखी ना, वो माइनस हो जाएगी इन्वेंटरी से। एक मिनट करिश्मा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने शॉप फ्लोर पे माल इशू कर दिया, हाँ बराबर है? शॉप फ्लोर पे आपने माल इशू किया था, ये 2 माल इशू किया था। पीपी आपने इशू किया था 36760 और आपने मास्टर बैच इशू किया था 500 किलो। ठीक है ठीक है, अब आपका कंजम्पशन कितना है? ऑटो कंजम्पशन दबाते से ये कंज्यूम्ड क्वांटिटी आ गई, देखिए 9.41 नीचे दिख रही है आपको, लास्ट सेकंड लास्ट रो में। ठीक है, और मास्टर बैच 0.190। अब जब नेक्स्ट प्रोडक्शन रिपोर्ट होगी ना, तो वहां पर ओपनिंग स्टॉक कितना दिखेगा? 3661.3959 और इसका दिखेगा आपको 498 पॉइंट वैसे दिखेगा। 99.8। ओके, तो ऑटो कंजम्पशन बेसिकली तो वो जो 5% या 2% बोल रहे हैं वो कहाँ पे? मैं उसको वो नहीं। सिग्निफिकेंस क्या है? ऑटो कंजम्पशन आपको सिर्फ थियोरेटिकल जितना कंज्यूम होना चाहिए उतना करके देगा। अगर आपको लगता है कि नहीं 100 ग्राम और यूज हुआ था, तो आप ये एडिट का बटन दबाइए। देखो यहाँ पे सर, करिश्मा एडिट, ये वाला, ये ठीक है, अच्छा ठीक है, दबा देना करिश्मा एडिट का बटन। वो सर मैंने सेव कर लिया ना, तो इट वोंट मी अलाउ। सेव कर देना। ये जो पेन की निशानी है ना, पेन पेपर पे पेन की निशानी, ये एडिट बटन है। उसके दबाने से आप इस कंज्यूम क्वांटिटी को एडिट कर सकेंगे। ओके, उसको आप एडिट कर सकेंगे। तो आप 9.41 के बदले उसको 9 यानी अगर 2% अलाउड है तो 9 आप 0.18 तो वहां पे उसका 80 ग्राम और ऐड कर सकते हैं। मतलब कुछ भी अगर दिक्कत तो 2% से ऊपर उसको अलाउ नहीं करेगा कोई भी। तो क्या होगा 2% से ज्यादा अलाउ नहीं करेगा तो वो चुप रहेगा तो भी फंसेगा, क्योंकि मंथ एंड में आप बोलोगे भाई इन्वेंटरी तो ज्यादा होनी चाहिए, कम क्यों है? और अगर चुप नहीं रहेगा तो आकर आपसे बोलेगा सर मेरे से तो ये हो गया, अब आप एक काम करो, बाकी का माल स्टॉक एडजस्टमेंट नोट से माइनस करके दो मेरे को। तो आपकी नजर में तो आएगा कि कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है, जो कि आपके तो डे टू डे बेसिस पे मालूम पड़ेगा, तो ही आपको कंट्रोल आएगा, नहीं तो आपको कंट्रोल नहीं आएगा। साल के अंत में क्या हिसाब लगाओगे आप? ये एक्चुअली मेन चीज यही है ना, यहीं पे तो सारा गेम होता है। सारा गेम यहीं पर तो गया माल कहाँ लगा, कहाँ वेस्टेज हुआ। ठीक है, अच्छा क्या है, अगर आपका एक्चुअल माल हल्का निकला 96 के बदले सपोज 94 निकला, तो अपने आप थियोरेटिकल कंजम्पशन कम हो जाएगा और 2% उसका और भी कम हो जाएगा, तो वो ज्यादा कंजम्पशन भी नहीं कर सकता।
यहाँ पे जो QA मैनेजर चेंज कर रहा है उसमें भी तो कोई लिमिट होनी चाहिए ना? एक्चुअल वेट पे, हाँ एक्चुअल वेट की बात कर रहे हैं आप? हाँ, एक्चुअल वेट अगर सपोज आप वहां पे अगर चेंज कर देते हैं ताकि जो भी कम या ज्यादा हुआ है वेस्टेज उसको अपन वहीं एडजस्ट कर सकते हैं ना, लूप होल अगर होता है वहां पे। ठीक है, मैं एक्चुअल वेट पे भी आपको लॉग दे सकता हूँ, वो सही है, दे सकते हैं कि भाई 96 अगर स्टैंडर्ड वेट है तो प्लस माइनस 5 ग्राम तक का ही प्रोडक्शन रिपोर्ट बने, उससे कम ज्यादा का हो तो मैनेजमेंट के पास आओ, क्योंकि वो मतलब ही नहीं है। मैनेजमेंट के पास जाएंगे फिर भी, लेकिन अब हाँ नहीं होगा ना, तो बराबर करिश्मा, वो प्रोडक्शन ही नहीं है। जो आइटम 94 ग्राम का और 91 बन गया, वो जाके वैसे भी रिजेक्ट ही होने वाला है। वो थिन वॉल बन गया, वो बॉटल फेल ही होएगी। हाँ तो नहीं, बराबर मतलब मैनेजमेंट, QA को भी ट्रैक करने के लिए QA अपना काम सही कर रहा है उसके लिए भी अपने बिल्कुल रिपोर्ट होनी पड़ेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको एक डिविएशन रिपोर्ट मिलेगी, एक्चुअल वेट वर्सेस एक्चुअल स्टैंडर्ड वेट, वो आपको रिपोर्ट मिलेगी। नहीं, अपने पास जैसे अपन जो बॉम्ब बनाते हैं तो उसमें भी अपन डालते हैं टॉलरेंस के भी, इसका वजन यहाँ से यहाँ होना चाहिए, MOM बने या चाहे अपन आइटम मास्टर में डालते हैं, आइटम मास्टर में डालते हैं। तो वो QA उससे आगे टॉलरेंस से ऊपर नीचे नहीं करना चाहिए इस QA वाले ठीक है, शीट में। आपका सजेशन बहुत अच्छा है और वो मैं उसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा आपके लिए, आपके लिए नहीं बल्कि सिस्टम में इम्प्लीमेंट कर दूंगा। इट्स अ गुड सजेशन। ओके, हो जाएगा, वो सिस्टम में है और वो इजी है, वो हो जाएगा। सर प्रोडक्शन लेजर बताओ। अब आपको प्रोडक्शन लेजर्स, प्रोडक्शन रिपोर्ट, डाउन टाइम रिपोर्ट, वो सब दिखा दूंगा। ठीक है सर। सर एक्सप्लेन हाँ कर, मैं एक्सप्लेन। करूँ क्या? नहीं, एक मिनट, रिपोर्ट नहीं दिख रहा है, एक मिनट, सॉरी। ये मैंने पूरा स्क्रीन शेयर किया ना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ हाँ, वो जो आपने अभी पॉपअप आया ना उसको शेयर कीजिए, हाँ जो आपका निकला हो ना दिख रहा है। उसको शेयर करना पड़ेगा। हाँ, अब आ रहा हाँ है। अभी दिख रहा है। ओके सर, आप एक्सप्लेन कर रहे हो। ओके, ये आपको क्या है, फैक्ट्री ये आपको हर शिफ्ट में कौन सी मशीन पे, करिश्मा तेरे को ही करना पड़ेगा क्योंकि माउस मेरे कंट्रोल में नहीं है, कर्सर तेरे पास ही है। हाँ सर, एक मिनट। हाँ। डिजिटल मीटिंग में बाद में बात करते। हाँ सर, ये है आपको हाँ। मंथ वाइज बताएगा कि आप कौन से मंथ का, कौन से वीक का, कौन सी फैक्ट्री में, कौन से फ्लोर पे, कौन से मशीन पे, कौन से शिफ्ट पे क्या प्रोडक्शन हुआ, आइटम का नाम आएगा, स्टैंडर्ड वेट, वेट, आपको डिविएशन की पूरी समरी रिपोर्ट मिलेगी। रनर वेट कितना है, स्टैंडर्ड कैविटी, रनिंग कैविटी है, साइकिल टाइम का डिफरेंस। ये देखो स्टैंडर्ड साइकिल टाइम मेरा कितना, 30। ये कौन सी रिपोर्ट है? ये प्रोडक्शन लेजर रिपोर्ट है? हाँ, प्रोडक्शन लेजर। मतलब कि डेविएशन जहाँ पे होगा वहीं का बताएगा या नहीं, सब बताएगा कंप्लीट। आपको सिर्फ डेट रेंज डालना है और कौन सा शॉप फ्लोर है वो सिलेक्ट करना है बस। ओके ओके। शॉप फ्लोर भी नहीं सिलेक्ट किया तो भी पूरे फैक्ट्री का बताएगा। ओके, मंथ वाइज। हाँ मंथ वाइज, ये मंथ वाइज हुआ। हाँ। आगे आगे मैं बता दूं। फिर क्वांटिटी कितना एक्सेप्टेड क्वांटिटी है, फिर केजीज में कितना, वेट के बेसिस पे कैलकुलेट करेगा। रिजेक्टेड क्वांटिटी कुछ है तो रिजेक्टेड क्वांटिटी इन केजी बताएगा, होल्ड क्वांटिटी, टोटल प्रोडक्शन कितना क्वांटिटी का हुआ है, रनर वेट इन केजी है। ठीक है, अगर स्टॉप मशीन बंद थी तो उसका रीजंस क्यों थे, मोल्ड OEE है। ठीक है, अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी और OEE है अपना। फिर यहाँ पे आता है, टैब दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, क्या? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज।
यानी आपकी एक तो आपकी एफिशिएंसी होती है क्वांटिटी की, जो कि प्रोडक्शन कितना आपने एफिशिएंसी से किया, उसके बाद मल्टीप्लाई होता है रिजेक्शन की एफिशिएंसी, उसमें से अगर वापस से 90% रिजेक्ट है तो रिजेक्शन की एफिशिएंसी, ओके, तो आपको ओवरऑल एफिशिएंसी मिलती है। ये देखिए आपको डेट वाइज भी मिल गया, आपको डेट वाइज भी प्रोडक्शन मिलेगा। फिर प्लान वर्सेस एक्चुअल, हाँ, प्रोडक्शन केजी में है, पीसेस में है, ओके। एवरेज होगी कितना अपना, रिजेक्शन परसेंटेज कितना है। तो मुझे ये मशीन वाइज मुझे तो ये मिल रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर मशीन की एफिशिएंसी मुझे अगर पता करनी है तो वो मैं पता कर सकता हूँ ना इससे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेली का प्लान वर्सेस एक्चुअल कितना परसेंटेज है वो। और अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, मैं इसमें एक और इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ जो आपको आएगा। हम रिपोर्ट में वर्कर का नाम भी लेते हैं, तो आपको मशीन के साथ वर्कर का नाम भी दिखेगा, तो आपको वर्कर की भी एफिशिएंसी मालूम पड़ जाएगी। करेक्ट। तो आप उस वर्कर को भी बुला के पूछ सकते हैं, भाई कल तेरी एफिशिएंसी इतनी क्यों है। फिर आता है राइट। प्रोडक्ट, मतलब पूरे ग्राउंड फ्लोर पे कितना प्रोड्यूस हुआ, रिजेक्शन। शॉप फ्लोर वाइज, हाँ, फ्लोर वाइज आएगा ये। अगर आपके पास 2 प्रोडक्शन शॉप फ्लोर है, 2 प्रोडक्शन मैनेजर है, तो आप उनका भी कंपैरिजन देख सकते हो। आज की तारीख में आपको इस रिपोर्ट का मतलब नहीं रहेगा क्योंकि आप एक ही शॉप फ्लोर पे ऑपरेट करते हो, लेकिन कल को 2 हैं तो आप 2 पे कंपैरिजन कर सकोगे। फिर आता है कि मोल्ड है, मोल्ड का वही एनालिसिस। मोल्ड, ये देखिए मोल्ड कौन से दिन कितना चला, पूरा आपको हिस्ट्री मिलेगा महीने का, हर डेट का। पर्टिकुलर ये मोल्ड वाइज हुआ क्या? हाँ, ये मोल्ड वाइज, क्योंकि आपको मोल्ड की भी तो हिस्ट्री चाहिए ना, सिर्फ मशीन की थोड़ी ना चाहिए, मोल्ड की भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। फिर मशीन वाइज आएगा यहाँ पे, मशीन वाइज। फिर ये रिजेक्शन एनालिसिस इन पीसेस है, रिजेक्शन दूसरा रिजेक्शन एनालिसिस बताती हूँ, रुको एक मिनट। रिजेक्शन डिटेल्स दिखाओ, वो ज्यादा बेटर। हाँ, ये रिजेक्शन डिटेल्स क्या है सर, डेट बताता है, मशीन का नाम, शिफ्ट, और ये ऊपर है ना आपको पूरा रिजेक्शन का जो बाइफरकेशन है वो बताएगा, जिसमें वैल्यू है मतलब उसके कारण वो रिजेक्शन हुआ था। सपोज ये बेंड कॉन्टेक्ट, सीपीआर बता सकते हैं? सीपीआर, सॉरी सीपीआर में निकलता है क्या इससे? पीपीआर तो आपको प्रोडक्शन रिपोर्ट पे ही मिल जाएगा, ये निकाल, यहाँ पर आप कैलकुलेशन में निकाल सकते हो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी सर, ललित सर, यू आर नॉट ऑडिबल। ओके ओके, सॉरी। मतलब बहुत सारी कंपनीज को सीपीआर की रिक्वायरमेंट रहती है कि आपने सीपीआर आपने डेवलप किया हुआ है क्या? सीपी के वैल्यू आपका प्रोसेस के लिए क्या? हाँ हाँ हाँ, तो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल के लिए। करेक्ट। तो जैसे वो अभी तो मेरा आपको ऑडिट अलग, हुआ था, हाँ, तो उसने मुझे बोला आपने सीपी के निकाला हुआ है क्या अपने इसके लिए, प्रोसेस के लिए? तो सीपीके तो हमने तो उस क्या टाइम है, पे वो ऐसे नहीं निकलेगा। सीपीके के लिए आपको सारा डेटा लेकर प्लॉट करना पड़ेगा चार्ट पे, और फिर स्टैंडर्ड एनालिसिस करके आपको उसका वैल्यू देना पड़ेगा। तो डेटा आपको यहाँ से लेना वो पड़ेगा, उसको फिर प्लॉटिंग आपको करनी हाँ पड़ेगी और प्लॉटिंग उसको डेटा देना पड़ेगा। हाँ, तो निकल जाएगा ना। निकल जाएगा। पर उसमें क्या है, उसमें सीपी के वैल्यू में, एक मिनट करिश्मा, उसमें क्या होता है, सिर्फ प्रोसेस के साथ आपको पैरामीटर्स भी लेने पड़ते हैं, प्रोसेसिंग पैरामीटर्स, कि आप क्योंकि आपको डिफाइन करने पड़ेंगे कि मैंने एक प्रोसेस शीट हर आइटम की बनाओगे, जिसमें आप उसका टेम्परेचर, हर जोन का टेम्परेचर सेट करोगे, पैकिंग प्रेशर सेट करोगे, फिर आप रीडिंग लोगे। क्योंकि अगर हर बार प्रोडक्शन में आपने आपका प्रोसेसिंग पैरामीटर चेंज किया तो वो सीपी के वैल्यू का मतलब नहीं रहता है। तो इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफरेंट प्रोसेस। अगर आपकी 10 प्रोडक्शन रिपोर्ट सेम सेटिंग में है तो ये डेटा से आप सीपी के वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखिए, इससे क्या होता है, आपको मशीन वाइज बंद हुई तो जैसे आपको पूरे महीने की रिपोर्ट मिली, तो इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि ऑक्सिलरी इक्विपमेंट बंद होने के कारण ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कि मोल्ड रिप्लेसमेंट के कारण ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, कि पावर फेलियर के कारण ज्यादा हो रहा है। तो क्या है, अगर पावर फेलियर के कारण है तो आप आपके फैक्ट्री में किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये एंट्री जो है ऑक्सिलरी, सॉरी टू इंटरप्ट, ये ऑक्सिलरी प्रॉब्लम से है या मोल्ड से है,
तो ये तो एंट्री मुझे शिफ्ट के एंड पे जो कर रहा है प्रोडक्शन मैनेजर उसी बेसिस पे मिलेगी ना। बिल्कुल, जो आपने प्रोडक्शन रिपोर्ट में हमने दिखाई थी आपको ब्रेकडाउन की फील्ड, ब्रेकडाउन भी दिखाया था, रिजेक्शन भी दिखाया था। करिश्मा एक बार वापस दिखाओगे क्या स्क्रीन? प्रोडक्शन का सर? हाँ, प्रोडक्शन का स्क्रीन एक बार वापस दिखाओ। वही वाली रिपोर्ट खोल दो ना, अगर खोल सकते हो तो। आप सर्च में जाके कभी भी आपकी प्रोडक्शन रिपोर्ट देख सकते हो। तो ये देखिए, यहाँ पर आपने डाउन टाइम रिजेक्शन रीजन डाले थे यहाँ पर, और प्रोडक्शन रीजन आपने ब्रेकडाउन यहाँ पर डाला था, वो रीजन के साथ जो डाला था ना, तो आपने एंट्री यहाँ पर करी थी। ये देखिए डाउन टाइम रीजन प्रोडक्शन के वक्त ही आपने किया था कि कितनी देर के लिए बंद था। राइट। तो वो वहां पर रिपोर्ट में कैप्चर हो जाता है, समरी मिल जाती है आपको पूरे महीने की। अच्छा, इससे आपको डाउन टाइम रीजंस का जो कैटेगरीज है वो डिफाइंड है पहले से। हाँ, मतलब आप पहले से डिफाइंड। हाँ, आप भी अलग कुछ है तो आप डिफाइन कर सकते हो। हमारा स्टैंडर्ड मास्टर आप हम देते हैं, लेकिन उसमें कुछ एडिशन करना है, उसमें कुछ निकालना है, तो वो आपके ऊपर है। ओके। रिजेक्शन रीजन भी सेम हम लोग स्टैंडर्ड दे देते हैं, उसके हिसाब से आप अपना ऐड कर सकते हैं उसमें। इससे क्या होता है, आपको ये मालूम पड़ता है कि पहले तो कौन सी मशीन ज्यादा डाउन होती है, तो आप ये डिसीजन ले सकते हो कि पहले इस मशीन को रिप्लेस करो, क्योंकि हर महीने यही ज्यादा डाउन होती है। दूसरा, कौन से रीजन से डाउन होती है, तो अगर पावर के लिए होती है तो आप डिसीजन ले सकते हो, देखो हमारा पूरे महीने में 600 घंटा प्रोडक्शन वेस्ट हुआ इसके कारण, पावर के कारण, तो डीजी सेट लें कि नहीं लें आप कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि प्रोडक्शन लॉस कितना हुआ वर्सेस डीजी सेट का ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, तो आप वो कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मोल्ड ब्रेकडाउन इज द मैक्सिमम रीजन फॉर शटडाउन, तो आप आपके मोल्ड डिपार्टमेंट को पकड़ो, मशीन वाले को और प्रोडक्शन वाले को पकड़ के फायदा नहीं। और रिजेक्शन में अगर आपको लगता है फ्लैश है, ब्लैक स्पॉट्स है, तो आप प्रोडक्शन वाले को ट्रेनिंग दो, भाई तेरे से क्यों इतना ये गड़बड़ होती है। तो आपको एक एग्जैक्ट रीजन मिलता है कि कहां पर प्रॉब्लम है, वो आपको मालूम पड़ता है। ठीक है। करिश्मा रिपोर्ट पे आ जाओ वापस। इन्वेंट्री लेजर भी दिखाओ ना, प्रोडक्शन लेजर, इन्वेंट्री लेजर। तो इसमें दिखा देती हूँ, रुको। हाँ, ब्राउज में नहीं दिखाओगे? ब्राउज में ना सर। अच्छा, ब्राउज। यहाँ पे सर कौन से स्टोर का इन्वेंट्री देखना है, मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। अभी जिस स्टोर में प्रोडक्शन किया उसी का दिखाओ। हाँ, रिजेक्टेड भी सेलेक्ट कर लो ना, स्टॉक फिल्टर है, एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड। एक मिनट, जहाँ से कंज्यूम शो, एक मिनट। ये कौन सा स्क्रीन है? इन्वेंट्री लेजर रिपोर्ट ना अपना, इन्वेंट्री लेजर। हाँ। यहाँ पे आपको दिखेगा सर, अभी हम लोग ने जो प्रोडक्शन रिपोर्ट मारी उससे क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे, ये फ्लोर पे, बिकॉज मैंने 2 स्टोर इन्वेंट्री ग्राउंड फ्लोर का सिलेक्ट किया था ना, वो मशीन का। ये पैटर्न स्टोर आते हैं, मतलब कौन से एरिया में वो मशीन्स थी, वो लोकेशन पे क्या क्या स्टॉक पड़ा हुआ है वो यहाँ पे दिखेगा आपको। मैंने फ्लोर पे, हाँ, ये फ्लोर पे क्या क्या पड़ा है वो दिखेगा, या मेरे फ्लोर स्टोर पे में क्या पड़ा है वो दिखेगा? फ्लोर वाइज है, फ्लोर वाइज। यानी स्टोर और फ्लोर दोनों की इन्वेंट्री दिखती है हमारे लिए, वो भी स्टोर है। हम आपको WIP की इन्वेंट्री पूरी बराबर से दिखाते हैं। हाँ, WIP की इन्वेंट्री है क्या ये? हाँ बिल्कुल। अगर सपोज आपके पास कोई आइटम बनाने के लिए पहले 2 इंडिविजुअल मोल्डिंग करनी पड़ती है, फिर दोनों को असेंबल करके आप प्रोसेस करते हो तो जाके फिनिश गुड बनता है, तो जो WIP बना है उसकी भी इन्वेंट्री आपको मिलेगी। और हमारे लिए स्टोर और फैक्ट और जहां पर मशीन शॉप, जहां पर आपकी मशीनें लगी हैं, सब कुछ स्टोर है, तो हम आपको इन्वेंट्री स्टोर की भी दिखाते हैं, आपको इन्वेंट्री मशीन शॉप की भी दिखाते हैं। तो मशीन शॉप पे रॉ मटेरियल भी पड़ा होता है, क्योंकि आपने जो इश्यू किया मटेरियल, उस पे जो फिनिश गुड बना, उस पे जो सेमी फिनिश गुड बना,
आपको हर चीज की यहाँ पर आपको इन्वेंट्री मिलेगी। अब आपको इन्वेंट्री का कोई चिंता नहीं, आपको हर तरह की इन्वेंट्री मिलेगी और तो वो मैं भी क्लिकेबल। मशीन वाइज भी जो मेरा पड़ा हुआ है वो निकाल सकता हूँ इसमें से, इन्वेंट्री से? बिल्कुल, अगर आपने आपकी प्रोडक्शन रिपोर्ट में वो इन्वेंट्री को प्रोड्यूस करने के बाद जहां पर रखा है वहां की आपको मिलेगी। अगर आपने वही मशीन पे रखा है तो मशीन पे मिलेगी, अगर आपने उसको एक कॉमन लोकेशन डिफाइन करके रखा हुआ है तो कॉमन लोकेशन पे मिलेगी। सब कुछ आपके डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड है। अभी हमारे सिस्टम कैसा है ना कि फ्लोर अलग हो गया और स्टोर अलग हो गया, ठीक है? हाँ। तो जब तक के फ्लोर वाला स्टोर को वापस नहीं देता है तब तक वो फ्लोर पे ही है, स्टोर पे नहीं है। बिल्कुल, तो आपके फ्लोर पे ही रहेगी इन्वेंट्री और उसके बाद वो एक जब तक एम्प्टी फ्लोर पे हमारे। वो फिनिश नहीं है, जब तक हाँ, वो फ्लोर पे फिनिश नहीं है, तब तक वो सेमी फिनिश की है, चाहे वो फिनिश ठीक हो है, भी हो लेकिन सेमी फिनिश ठीक मानेंगे उसको। ठीक है, तो आप वैसे करिए। तो अच्छा, हमारा तो पूरा जो ऐसा रिपोर्ट है वो हमारी रिपोर्ट ड्रिल डाउन है। ये देखिए करिश्मा जो बता रही है पूरी ड्रिल डाउन रिपोर्ट है। अच्छा, करिश्मा वो मशीन आपके RM स्टोर पे थी। ये कौन से मशीन, कौन से मंथ का रिकॉर्ड है और कौन से डॉक्यूमेंट से वो इनवर्ड हुआ है या आउटवर्ड हुआ है वो बताएगा आपको। और क्लिक करोगे तो वो डॉक्यूमेंट भी खुल जाएगा। हाँ, आप वापस से स्टार्ट से दिखाओ करिश्मा। एक मिनट से। इन्वेंट्री में जाओ, इधर GIN नहीं दिखेगा ना, ये सिंप्लीफाइड GIN है इसलिए नहीं दिखेगा। बराबर। बैक। मेरे ख्याल से RM स्टोर भी लेना है। 48 अगर आपने ये अभी आपने कौन सा वाली, मटेरियल ये ये वाली जो है ना, बैक करके दिखाओ, वापस से बैक करके दिखाओ। देखिए अभी हमने रिपोर्ट बनाई तो अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका प्रोडक्शन किया था। ये इसका ही किया था क्या? करेक्ट। हाँ सर। ठीक है, तो इसका स्टॉक आ गया। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो दिखेगा कि कौन से महीने में बना था। आप महीने पे क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि ये कौन सी प्रोडक्शन रिपोर्ट से बना था। और अगर आप प्रोडक्शन रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो आपको प्रोडक्शन रिपोर्ट खुल जाएगी पूरी। यही थी ना 9.41 और हाँ, यही है। देखा आपने पूरी ट्रेसेबिलिटी आपकी। आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट सिर्फ एक इन्वेंट्री रिपोर्ट के रूप में नहीं मिलती, आप उसको पूरा ट्रेस डाउन कर सकते हो। ये देखिए आपको इन्वेंट्री दिखी, 100 पीस बनाए थे हमने प्रोडक्शन रिपोर्ट से, तो आपको ये आइटम दिख गई, फ्रॉस्टी डस्ट पैन SP ब्लू 100। ठीक है, आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करना करिश्मा। आपने क्लिक किया तो आपको पता चला कि कौन से महीने में कितना बना। अभी तो हमने एक ही रिपोर्ट बनाई है इसलिए एक दिखा, नहीं तो जुलाई में कितना बना। आप अगस्त में क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि अगस्त में कौन सी प्रोडक्शन रिपोर्ट से बना। हो सकता है एक प्रोडक्शन रिपोर्ट हो, 2 प्रोडक्शन रिपोर्ट हो। आप प्रोडक्शन रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए तो आपको वो पूरी प्रोडक्शन रिपोर्ट मिल जाएगी। तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कौन सी मशीन पे था, कौन सा इधर हम वो आदमी का नाम भी लिखते हैं कि कौन सा वर्कर था, कौन सा QA इंजीनियर था, कौन सा शॉप फ्लोर सुपरवाइजर था। आपको सारी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, उस दिन कौन से लॉट का अपना GRN का माल वापरा गया था, तो अगर कोई डिफेक्ट है मटेरियल की तो वो भी आप ट्रेस कर सकते। तो एक इन्वेंट्री रिपोर्ट को आप पूरा रिवर्स में प्रोडक्शन तक ट्रेस कर सकते। और ये सर ये नॉर्मल प्रोडक्शन रिपोर्ट है जहाँ के आपको पता चलेगा कि कितना मतलब प्रोडक्शन हुआ है। और ये सिर्फ प्रोडक्शन की रिपोर्ट है, ये इन्वेंट्री रिपोर्ट नहीं, सिर्फ प्रोडक्शन की रिपोर्ट है कि क्या क्या प्रोडक्शन हुआ है, कौन से दिन कौन सा आइटम कौन सी मशीन पे कहाँ पर हुआ है, वो आपका प्रोडक्शन हुआ है। रॉ मटेरियल कहाँ कौन सा यूज है वो भी निकल जाएगा ना, GRN मिल जाएगा वहां से। वो तो मिल जाएगा, प्रोडक्शन रिपोर्ट में है ही, वो तो कंप्लीट ट्रेसेबिलिटी है। देखो प्रोडक्शन रिपोर्ट में जाता है यहाँ से।
ये मैंने 14 वाला सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा। इससे अब देखिए इसमें नीचे आपको मालूम है कि कौन से GR नीचे जाते हैं उसमें GRN दिख रहा है। ये GIN नंबर 2021/3 का माल था इसमें। ये देखिए कौन सा माल था, करने से मैं उसमें जा पाऊंगा। हाँ बस ये आपका GRN का, यहाँ तक आप आ गए। ये प्रोडक्शन रिपोर्ट से आप GRN लेजर में इन्वेंट्री में देखोगे तो आपको GRN का क्लिक डाउन मिलेगा। जैसे आपको तुमने वो GRN बनाया था ना करिश्मा स्टॉक बढ़ाने के लिए, अभी वो दिखा। हाँ, स्टॉक एडजस्टमेंट नोट सर। हाँ सर यहाँ पे फिर लोकेशन प्रोडक्ट वाइज समरी भी आएगी आपको, मतलब ये लोकेशन पे ये प्रोडक्ट कितना टोटल आएगा इसमें। आपको लोकेशन वाइज इन्वेंट्री मिलेगी, आपको देखना है तो कौन से लोकेशन पे कितनी इन्वेंट्री है। प्रोडक्शन है, हाँ प्रोडक्शन है सर। और ये हाँ अच्छा, और ये प्रोडक्ट लोकेशन वाइज समरी मिलेगी, जहाँ प्रोडक्ट होगा और आपको कौन से लोकेशन पे कितना पड़ा है वो मिलेगा। एक है लोकेशन पे क्या प्रोडक्ट पड़ा है और एक है प्रोडक्ट कौन कौन से लोकेशन पे, दोनों रिपोर्ट्स हैं अलग अलग चीजें। डेट वाइज प्रोडक्शन, यानी आपको हर तरीके से जो कुछ हुआ है आप हर तरीके से उसको सर्च करके एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है सर। और तो आपको मैंने रिजेक्शन समरी बता दी, प्रोडक्शन ब्रेकडाउन समरी बता दी, आपको इन्वेंट्री बता दिया, आपको ट्रेसेबिलिटी दिखा दिया, आपको पूरा आपका प्रोडक्शन पे पूरा कंट्रोल आ गया इससे। और इसमें मोल्ड हिस्ट्री मिल जाएगी कि कौन सा मोल्ड कितने दिन चला, वो भी हिस्ट्री वो लेजर में थी। तो आपको कंप्लीट हिस्ट्री मिल जाती है कि मशीन, अच्छा मशीन हिस्ट्री कि कौन सी मशीन कितने घंटे चली है, वो आपको मिल जाएगा। इसमें क्वालिटी का भी आ सकता है क्या? क्वालिटी आ गया ना, रिजेक्शन का आपको क्वांटिटी आ गया ना, उसमें हर आइटम का कौन से दिन कितना रिजेक्ट हुआ, किस रीजन से हुआ, वो आपको पूरा मिल गया। और इसमें एक और है मशीन वाइज स्पेयर्स। आप जब स्पेयर इशू करते हो स्पेयर पार्ट तो हम स्पेयर पार्ट का इशू मशीन वाइज लेते हैं और आपको रिपोर्ट देते हैं साल में कि कौन सी मशीन ने कितना स्पेयर पार्ट कंज्यूम किया। तो आपको हर मशीन की मेंटेनेंस की कॉस्ट का थोड़ा अंदाजा मिलता है। नहीं, मुझे एक और रिपोर्ट ये चाहिए, जैसे अब हम लोग जो इनलाइन चेकिंग करते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, तो उसका कोई इसमें नहीं आ सकता क्या? मतलब रिजेक्शन तो चलिए अलग हो गया, रिजेक्शन तो उसने डाला, बट इफ आई हैव अ पैरामीटर ऑफ माय प्रोडक्ट कि भाई कितना ओडी आईडी, करिश्मा COA है दिखाना है, डिफाइन कर सकते हैं। वो अपन क्या करते हैं सर? एक मिनट करिश्मा कोई प्रोजेक्ट में एक बना हुआ है क्या COA? दिखा देना। हाँ हो सकता है, इधर हाँ दिखा देना। मैंने स्कोप में लिया नहीं था लेकिन वो है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सर वो तो इनकमिंग COA का, हाँ ठीक है, वैसे अपन बता देंगे। हाँ COA हम अभी बना रहे हैं ऑलरेडी, बट मैं ओनली फॉर द प्रोडक्शन पार्ट इफ आई कैन एंटर दैट कि भाई मेरा जो पैरामीटर है। ये देखिए ये आ गया कि हम लोग ना आइटम टाइप पे पैरामीटर बेस्ड पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं ऑलरेडी। मतलब मेरा मास्टर बैच है या फिर मेरा पाउडर है तो आइटम उसका पैरामीटर्स क्या रहेगा, मतलब क्या क्या टेस्टिंग होता है स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड मतलब ये पर्टिकुलर आइटम के लिए ये स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्वेशंस डालते हैं यहाँ पे। करेक्ट, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो मेरा जब प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो उसपे हम लोग जैसे अपन जो इनलाइन चेकिंग करते हैं ना, ऑनलाइन चेकिंग जो करते हैं, हाँ, तो क्वालिटी उसको ऑनलाइन चेकिंग, हाँ ऑनलाइन चेकिंग का एक अप्रूवल वहां पे उस प्रोडक्शन रिपोर्ट में रहे कि हाँ ये क्वालिटी ने ऑनलाइन चेकिंग करके ये पैरामीटर्स चेक कर लिए, तो उसको MIS में अगर आप आए MIS में वो भी चीज, मतलब वो जब एक्सेप्ट या रिजेक्ट करता है, हाँ तभी अभी पैरामीटर्स के बेसिस पे एक्सेप्ट किया इस पैरामीटर्स के बेसिस पे। तो ऐसा है, उसका MIS नहीं बनेगा पर उसकी रिपोर्ट बनेगी जो उसके साथ दिखेगी। जब भी आप वो प्रोडक्शन रिपोर्ट क्लिक करोगे तो साथ में उसकी वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिख जाएगी आपको। राइट, हाँ करेक्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट मिल जाएगी। हाँ यहाँ पे इसने ये पैरामीटर इंस्पेक्ट किए हैं और इसने अप्रूवल उसके बेसिस पे दिया है। हाँ तो वो कर सकते हैं। मैंने ये इस तरह का मैं आपको मॉड्यूल दे सकता हूँ
मैंने अपने स्कोप में नहीं डाला था, लेकिन ये है मेरे पास, ये मैं दे सकता हूँ। आपको पहले मास्टर में डिफाइन करना पड़ेगा कि उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं और क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, प्लस माइनस उसकी लिमिट क्या है वो आप डिफाइन कर दीजिए, और फिर वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन डालें। तो एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जो भी आपके 500-600 आइटम है सबका आपको पैरामीटर्स डालना पड़ेगा, वैल्यू डालनी पड़ेगी। मैनुअली कर ही रहे हैं ना। हाँ, तो बस तो आप एक बार वो मेहनत करें। नहीं तो मुझे ना इसके बाद में ये तो प्रोडक्शन नहीं, हो गया। मेरे को अभी एक डाउट और आ रहा है। मतलब मैंने जो माल इशू किया था, सपोज मैंने 100 किलो माल इशू किया, एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज मैंने 100 किलो माल इशू किया, उसमें से 50 किलो का माल बना, 50 किलो फ्लोर पे पड़ा हुआ है, ठीक है। 50 किलो मेरा प्रोडक्शन हो गया, 50 किलो मेरा रॉ मटेरियल मेरा पड़ा हुआ है, वो प्रोडक्शन नहीं हुआ, ठीक है, एंड ऑफ शिफ्ट पे। एंड जो 50 किलो जो मेरा माल एफजी बना है, उसमें से 25 मेरा सेमी एफजी आ गया और 25 की मेरी पैकिंग चल रही है। एंड ऑफ शिफ्ट पे ये चीज मैं कैसे देख पाऊंगा? देखिए, एक चीज होती है कि सर आपका आवाज नहीं आ रहा आवाज है। ओके, सॉरी, अब आ रही है क्या आवाज? सर अब आई? स्लो है। हाँ, लो है क्या? एक हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, तो एक है कि आपने प्रोडक्शन किया, इंजेक्शन मोल्डिंग की, तो आपको शॉप फ्लोर पे कितना आपका मोल्डेड आइटम बना उसका स्टॉक बन गया। अब उसके बाद आप असेंबली या पैकिंग की भी फिर आप एक रिपोर्ट बनाए, प्रोडक्शन रिपोर्ट, आप चाहें तो बना सकते हैं। तो उससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि कितना माल पैक होके गोडाउन में चले गया और कितना माल बाकी है। आप असेंबली कहाँ करते हैं? शॉप फ्लोर पे ही कर लेते हैं उसी पे, कि एक अलग जगह पे पैकिंग हाँ, स्टोर में? वहीं पे कर लेते हैं। पैकिंग और असेंबली साथ ही है, एक ही है। सो अनलेस तो एंड ठीक है, अनटिल कोई पैकिंग नहीं हुआ तो सेमी एफजी पड़ा हुआ है, पैकिंग हो गया तो एफजी बन तो गया, एफजी आपको बनते ही वो पैकिंग स्टोर में आ गया। आपको पैकिंग की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, सर जैसे अपन सेकेंडरी रिपोर्ट। अभी हम लोग आप यहाँ पे देख सकते हो कि अपन प्रोडक्शन रिपोर्ट भी पैकिंग एंट्री का भी डालते हैं। जो पैक देखिए पैकिंग एफजी हो गया। हाँ, ये बोल रहा हूँ। हाँ, तो पैकिंग जब हो तो मेरी वो पैक हो गया तो मेरे लिए वो एफजी हो गया। एफजी हो गया तो स्टोर में आना चाहिए, स्टोर विल हैव टू रिसीव इट। तो स्टोर को रिसीविंग भी करना पड़ेगा ना, स्टोर को रिसीविंग, दो चीज रिसीव करेगा स्टोर, एक है एफजी और अभी एक यहाँ है पे जो बचा हुआ मटेरियल है जो काम नहीं आया है, जो रिजेक्ट हो गया, ग्राइंडिंग होके वापस आया, तो दोनों चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, तो सो दैट द इन्वेंटरी इज अगेन रिप्लेनिश्ड। तो उसको वो कहाँ अपन देख रहे हैं यहाँ पे? मटेरियल ट्रांसफर नोट की एक है करिश्मा। करेक्ट, मटेरियल ट्रांसफर नोट। हाँ, रिजेक्शन ग्राइंडिंग भी दिखाना पड़ेगा। हाँ, ये भी है ना, ये आपको करना पड़ेगा। हाँ, ये रहेगा, ये आपके स्कोप में है, ये तो आपको लगेगा ही लगेगा। हाँ, ये लगेगा, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो लगता है। हाँ, नहीं, ये आपको मिलेगा, ये तो आपके उसमें है। तो ये सपोज मेरा ऑटोमेटिकली जो ये कैलकुलेट करेगा ना कि भाई 200 पीसी बने, 500 पीस का ऑर्डर था, 200 पीसी बनाए, तो बाकी जो मटेरियल है वो बच गया, तो वो अपन ट्रांसफर कर सकते हैं फिर वापस, राइट? बिल्कुल, जितना स्टॉक होगा उतना ही कर सकेगा। अगर आपने 200 पीस को पैकिंग करके फिनिश गुड स्टोर में डाल दिया है, तो आप सिर्फ 300 पीस ही अब आगे चल के उसको सेमी फिनिश स्टोर में या कहीं और ट्रांसफर कर सकते हो, क्योंकि हमारा सिस्टम इन्वेंट्री बेस्ड है। आपको हर वक्त अवेलेबल इन्वेंट्री सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो अगर 300 बचे है तो आप 300 ही ट्रांसफर कर सको। तो वो कहाँ पे कर रहे हैं, वो एक बार मुझे दिखा देंगे क्या, कहाँ से कर रहे हैं वो सिलेक्ट करके, जो ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर जो कर रहे हैं वापस स्टोर पे? एक मिनट, चाहे एफजी हो चाहे आपका दोनों हो, एफजी हो चाहे आपका ये हो, वो कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हैं? अभी आपने जिस स्टोर पे बनाया था ना, 1 सेकंड, आरएम था, मैंने कहाँ पे बनाया था? मैंने एफजी गोडाउन में डाला था, ठीक है। उधर से मुझे किधर डालना है, ठीक है, इनको रिजेक्शन में डालना है। अच्छा, सपोज है, तो यहाँ पे डालना है। तो ये ट्रांसफर कौन करेगा? प्रोडक्शन मैनेजर करेगा या स्टोर मैनेजर करेगा? आप नहीं, देखिए एक मिनट, जिसको आप राइट्स दोगे वो करेगा।
हाँ ये पूरा राइट्स Okay. बेस्ड सिस्टम है। आप आपके यूजर डिफाइन करेंगे, आप उसको राइट्स देंगे, जिसको आप जो राइट्स दोगे वो आदमी वो काम कर सकेगा, उसको वही फॉर्म दिखेगा और वो उतना ही काम कर सकेगा। कंप्लीटली राइट्स मतलब बेस्ड इसका है। ऐसा अगर नहीं आपने कर सकते कि तो सपोज मैंने बोला कि भाई इसका राइट है कि भाई प्रोडक्शन मैनेजर जब प्रोडक्शन हो गया तो उसने भाई पास कर दिया कि भाई इतना मेरा माल बन गया, अब स्टोर तुम ले जाओ, और फिर स्टोर उसको एक्सेप्ट करेगा कि हाँ आपने जो बोला है सही है, इतना प्रोडक्शन मेरे पास आया है, तो उसको एक्सेप्ट करेगा तभी जाके वो कमिट होगा, मतलब ये कमिटमेंट जो है तभी फुलफिल तो होगा कि हाँ भाई आपने हमारे सिस्टम में अप्रूवल लेवल होता है। अप्रूवल 1, अप्रूवल 0। राइट अप्रूवल। तो प्रोडक्शन मैनेजर को जीरो, अप्रूवल लेवल 0 का राइट्स होगा कि वो एंट्री करवा देगा, और स्टोर वाले को राइट्स होगा अप्रूवल 1 का कि भाई हाँ मुझे मिल गया, ये सही है। तो जब अप्रूवल के बाद वो माल एंट्री में आएगा। तो हमारे पूरा सिस्टम में आप देखेंगे ऊपर ये बटन है, अप्रूवल 1, अप्रूवल 2, तो ये अप्रूवल के बेस पे ही चलता है। ठीक है, यहाँ से आप तो प्रोडक्शन मैनेजर ने एंट्री कर दिया और उसका अप्रूव किया स्टोर ने, करेक्ट? स्टोर ने, हाँ, तो स्टोर को मिल गया, स्टोर में इन्वेंटरी में ऐड हो जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। पूरा कंट्रोल बेस है, आपको राइट्स हर जगह आपको दिखेंगे, और इन्वेंट्री बेस्ड है। अगर इन्वेंट्री है तो ही ट्रांसफर हो सकती है, इन्वेंट्री नहीं है तो ट्रांसफर नहीं हो सकता। आपने प्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं बनाई तो आप पैकिंग रिपोर्ट नहीं बना सकते। आपने प्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं बनाई तो आप कंजम्पशन नहीं कर सकते। आपने ठीक है, वो उसके बाद एवरीथिंग इसके इज बाद एक आएगी। कंप्लीटली लिंक, यानी ये एक्सेल फाइल की तरह नहीं है कि आदमी कोई भी रिपोर्ट बना सकता है, बिल्कुल लिंक्ड है। जितनी एंट्री हुई है उतना ही काम हो सकता है। ठीक है। इसके बाद आपका एमटीएन वाला पॉइंट भी आंसर हो गया। पैकिंग की भी रिपोर्ट बनती है, वो भी आपका आंसर हो गया। पैकिंग के अलावा प्रिंटिंग की भी रिपोर्ट बनती है। अगर आपका माल पैकिंग प्रोडक्शन होने के बाद प्रिंट होता है, पैड प्रिंटिंग होती है, फिर पैकिंग होती है, तो एक प्रिंटिंग की भी रिपोर्ट बनेगी, पैड प्रिंटिंग की। उसके बाद वो पैकिंग की रिपोर्ट बनेगी। उसके बाद अच्छा, पैकिंग के अंदर क्या होगा, पैकिंग की रिपोर्ट के टाइम पे आपका फिनिश गुड बनेगा और आपका कार्टन कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि आप कार्टन में डालेंगे। ठीक है। अच्छा, फिर याद रखिए एक चीज, अगर आपको ये प्रोसेस करना है तो आपको वार्न करूं, ये कंप्यूटर है। फिर अनपैक्ड फिनिश गुड, जो फिनिश गुड का पार्ट नंबर है वो फाइनल पैक्ड वाले आइटम को दिया जाएगा, विदाउट पैकिंग वाले आइटम को अलग पार्ट नंबर दिया जाएगा। और आपको एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि वो आइटम प्लस कार्टन प्लस पॉली बैग इज इक्वल टू द फिनिश गुड। पैकिंग का प्रोसेस डिफाइन करना पड़ेगा। बॉम्ब बनेगा, उसका भी बॉम्ब बन जाएगा। हाँ, उसका भी बिल ऑफ बॉम्ब मटेरियल बनेगा। तो पहले बिल ऑफ मटेरियल बनेगा सिर्फ मोल्डिंग का, उसमें पॉली बैग और कार्टन नहीं आएगा, और उसमें प्रोसेस होगा इंजेक्शन मोल्डिंग। फिर एक बिल ऑफ मटेरियल बनेगा जिसमें मोल्डिंग होगी, कार्टन आएगा, पॉली बैग आएगा, पैकिंग प्रोसेस आएगा, उससे फिनिश गुड का प्रोडक्ट। तो देखिए, आप जिस ढंग से बिल ऑफ मटेरियल डिफाइन करेंगे उस हिसाब से सिस्टम चलेगा। मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। पैकेज में आप दोनों तरीके से चला सकते हो। डायरेक्टली आप अज्यूम करो कि आपका माल पैक हो गया, यानी कुछ लोग क्या करते हैं, वहीं पर पैक कर लेते हैं शॉप फ्लोर पे, तो वो तो सिंपल ये करते हैं, पाउडर ये वो, और उसी वक्त वो डाल देते हैं। एक कार्टन लगेगा, 50 पॉली बैग लगेगा, प्रोसेस इज इक्वल टू इंजेक्शन मोल्डिंग, और वो कर देते हैं। तो वो लोग सेकेंड पैकिंग प्रोसेस नहीं करते। मगर अगर आप अलग प्रोसेस करेंगे तो आप बिल ऑफ मटेरियल 2 बनाएंगे। ये पूरा आपके कंट्रोल में है कि आपको किस ढंग से चलाना है सिस्टम को। एक बिल ऑफ मटेरियल बनाना है कि 2 बनाना है? 2 बनाना है। वो एक बनाएंगे तो भी हो जाएगा, 2 भी बना। हाँ, एक बनाएंगे तो एक प्रोडक्शन रिपोर्ट बनेगी, डायरेक्ट फिनिश गुड बनेगा। 2 बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे तो पहले एसएफजी बनेगा, फिर सेकंड रिपोर्ट प्रोडक्शन पैकिंग की रिपोर्ट बनने से फिर आपका फिनिश गुड। हाँ, अगर आप जितने अच्छे से मास्टर बनाओगे ना, उतने अच्छे से आप सिस्टम को यूज कर पाओगे। क्योंकि अगर सपोज कोई कंपनी है जो पैकिंग को आउटसोर्स करती है, कई कंपनियां क्या पैकिंग को आउटसोर्स करती है, कॉन्ट्रैक्टर को देती है, तो उनको तो 2 बिल ऑफ मटेरियल बनाना जरूरी है, क्योंकि पैकिंग रिपोर्ट के बेसिस पे वो अपना हिसाब करते हैं कि भाई आपने इतना पैक किया तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो उन लोगों को तो दो बिल ऑफ मटेरियल बनाना कंपलसरी हो जाता है उन लोगों के, उनको कोई ऑप्शन नहीं है बचने का।
अपन जो GRN है उसमें तो कुछ भी कर सकते हैं, नॉट नेसेसरीली के अपन FG जो है उसको भी अपन GRN बना सकते हैं उसका भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैंने कुछ भी जॉब बनाया GRN में आप सपोज। जैसे चाहो, हो सकता है कि आपने बाहर से ही कोई मटेरियल खरीद लिया हो बनवा के, तो वो भी पॉसिबल। हाँ, जॉब वर्क किया तो उससे वो GRN में आके फिर उसको मैंने इशू करके अपना फिनिश गुड बना दिया उसको ही। हाँ, फिनिश गुड बना। फिनिश गुड बना लेकिन अपना लेबर जॉब मॉड्यूल अलग है। वो नहीं है, वो इनके स्कोप में नहीं है, पर वो GRN में बस ले लेंगे ना मटेरियल। हाँ ठीक है सर। आपने लाइकवाइज सेल्स मॉड्यूल भी अभी नहीं लिया है, इस वक्त आपने सेल्स मॉड्यूल भी नहीं लिया, तो अब इसके बाद आपको एक MTN मारना पड़ेगा कि आपने आपका जो फिनिश गुड बेच दिया है उसका आप एक MTN मार दीजिए कि हमने एक्सटर्नल स्टोर को ये माल दे दिया, तो आपका फिनिश गुड की इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी। तो वो भी बिल्ट इन है, आपके लिए रेडी है वो। सर रुको, कुछ तो बोल रहे हैं। तो MTN में मैं कम से कम ये दे सकता हूँ कि भाई कौन सा माल गया, कौन सी पार्टी को गया और क्या इनवॉइस नंबर है। मैं आपके लिए 2 फील्ड बढ़ा दूंगा जिसमें इनवॉइस नंबर और पार्टी नेम आपको बढ़ा दूंगा। ठीक है, वो मैं कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आपको तो वो एक तरह से आपकी सेल्स रिपोर्ट ही हो जाएगी आपको। उससे आपको MTN की रिपोर्ट देखोगे ना। इनवॉइस जनरेट करूंगा टैली में। हाँ, मैं जो तो इनवॉइस यहाँ से जनरेट करूंगा टैली में, एटलीस्ट वो उधर तो रहे ना कि कौन सा माल गया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। ठीक है। और ये पूरा कंट्रोल आपके हाथ में, आप मास्टर्स जो है वो आपके कंट्रोल में रखिए। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जैसे आपका इंस्पेक्शन है, अगर आपका वेंडर आपको माल के साथ इंस्पेक्शन रिपोर्ट देता है, तो GRN में एक फैसिलिटी है कि जहां पर आप डॉक्यूमेंट, आपने GRN लिया नहीं है, नहीं तो मैं हाँ आपको सिंप्लीफाइड GRN है सर, इतना नहीं होगा। हाँ, सिंप्लीफाइड GRN है। वरना जैसे मैंने आइटम मास्टर में बताया सर, वैसे हम लोग के सभी मास्टर्स पे डॉक्यूमेंट का बटन है, ट्रांजैक्शन पे भी है, जहाँ पे आप अपना डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हो, क्योंकि इन पास्ट या फ्यूचर आप कभी भी वो डॉक्यूमेंट ओपन करें तो उसके रिगार्डिंग मतलब जो भी डॉक्यूमेंट अटैच किया है वो आप देख सकते हो। तो आपका आइटम मास्टर जो है ना, उसमें आप आपकी स्टैंडर्ड इंस्पेक्शन शीट, उसका फोटो, उसकी ड्राइंग वगैरह सब आप अपलोड करके रख सकते हो। तो कोई भी आपका इंजीनियर है, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आइटम डाला उसको सब कुछ एक जगह मिल जाएगा। तो आपकी तो जैसे कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, हमारे कुछ कस्टमर आइटम मास्टर में स्टिकर कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, तो वो उसका फोटो खींच के रख देते हैं। तो कोई भी नया भी प्रोडक्शन इंजीनियर आया, वो आइटम मास्टर में जाता है, इमेज देख लेता है, समझ जाता है कि भाई कैसे करना है, उसके इंस्पेक्शन पैरामीटर्स क्या है वो लिख देते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं, वहीं पर डाल देते हैं सब कुछ। और पार्टी ने अगर कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स दी है पैकेजिंग की, वो भी आइटम मास्टर में डाल देते हैं। तो कुछ भी आपको रेफरेंस करना है, आप आइटम मास्टर से रेफरेंस कर सकते हो। तो आप वो फैसिलिटी को भी यूज कीजिएगा, क्योंकि उससे आपका क्या होगा, सारा सामान एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, आपको 4-10 जगह फाइल मेंटेन करने की जरूरत नहीं रहेगी। अच्छा, मशीन मेंटेनेंस और मोल्ड मेंटेनेंस आप बता रहे थे कि भाई आफ्टर सम टाइम अपन को जो करना होता है, तो वो अपन डिफाइन कर सकते हैं कि भाई इतना शॉट्स के बाद में अपन को मशीन मेंटेनेंस का टाइम हो गया है या मोल्ड का टाइम हो गया है। नहीं, वो आपके पैकेज में नहीं डिफाइन होगा, लेकिन मैं आपको रिपोर्ट ये जरूर दूंगा कि इस मोल्ड के कितने शॉट्स रन हो गए और ये मशीन कितने घंटे चल गई है, वो मैं आपको रिपोर्ट कंटिन्यूस मिलेगी आपको। फिर आपके पास एक शीट होगी जिसमें लिखा होगा कि ये मशीन 10,000 घंटे के बाद रिपेयर होती है, ये 5,000 घंटे के बाद होती है, वो आपको वो देखना पड़ेगा। पर मेरे से आपको कंटिन्यूस आपको रिपोर्ट मिलेगी कि कौन सा मोल्ड कितने पीस बना चुका है और कौन सी मशीन कितने घंटे चली। वो रिपोर्ट आपको प्रोडक्शन रिपोर्ट से ही जनरेट हो जाती है। नहीं, ठीक, वो मिलेगा। आप क्या है, मेरा एकदम स्केल डाउन सिंप्लीफाइड वर्जन ले रहे हो इस वक्त, तो कुछ चीजें आपको थोड़ा सिंप्लीफाइड उसमें भी। सारे बात ठीक है ललित जी, ठीक है, थैंक यू फॉर द डेमो। हम लोग इसको भी वर्कआउट कर लेते हैं। हाँ, आप वर्कआउट कर लीजिए, और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप करिश्मा या अतुल को भेज सकते हैं। और अतुल ने आपको मेंटेनेंस इंजीनियर का भी शायद आपको डिटेल्स भेज दिए, वो भी मिल गए होंगे आपको। हाँ, एक मेल भेजा है। हाँ, देखा नहीं क्योंकि अपना इसका टाइम हो गया था।